हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है, मैंने केलकर कॉलेज का क्वेश्चन बैंक का मैथ्स 1 का वीडियो बनाया था। वैसे ही आज पार्ट 2 का सोल्यूशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया है उसका पार्ट 2 का सोल्यूशन इस वीडियो में रिकॉर्ड होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना दिया है। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देखना एंड प्लीज़ शेयर करो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं केलकर के स्टूडेंट्स को, ताकि उनका हेल्प हो जाए। क्लियर? पार्ट 2 भी आपको इसी तरह से शेयर करना है ताकि आप लोग का इससे हेल्प हो जाए एंड बाकी स्टूडेंट्स भी इसको रेफर कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे चैप्टर का रिविजन हो जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 26 क्वेश्चंस है, तो हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, कैसे करना वो भी समझते हैं। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। पूछा है फाइंड D6, मतलब 6th डेसाइल पूछा है, ये डेटा दिया है। अब ये टाइप का जो डेटा होता है इसे हम रॉ डेटा बोलते हैं। कौन सा डेटा बोलते हैं इसको? रॉ डेटा। तो रॉ डेटा का जो पहला स्टेप होता है वो आपको करना पड़ता है अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में अरेंज करेगा डेटा को? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का सिंपल सा मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो देखो प्रॉपर डेटा देखो, छोटे से बड़े नंबर्स को अरेंज करो। तो सबसे पहला नंबर अगर मैं देखूँ ध्यान से, सबसे छोटा नंबर जो मुझे दिख रहा है वो है 36। नेक्स्ट आप ऐसा क्रॉस कर देना, फिर 38 आ रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर जो मुझे दिख रहा है छोटा 38 के बाद में, वो देखो 51 ही है, तो 51। नेक्स्ट 51 के बाद में नेक्स्ट जो छोटा नंबर है वो 63 है। 63 के बाद में छोटा नंबर है वो 68, नहीं सॉरी 64 है। फिर 64, फिर आएगा 68, फिर 70, फिर नेक्स्ट आएगा 72, फिर 79 और लास्ट में आएगा 82। ये सारे नंबर्स आएंगे। अब इसमें कितने नंबर्स ज़रा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n का वैल्यू आपका 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। अब आपको डेसाइल का फॉर्मूला आना चाहिए। डेसाइल का फॉर्मूला था DI इज इक्वल टू I इंटू n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। ये इसका फॉर्मूला होता है डेसाइल का। ठीक है, अब अपने को कौन सा डेसाइल मांगा है? हमें मांगा है 6th डेसाइल, तो हमें D6 ढूंढना है। तो D6 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 इंटू व्हाट इज़ n? सर n मतलब कितना ऑब्जर्वेशन है? 10। तो 10 + 1 ये 11 हो गया, अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। इसको आपको ऐसा लिखना है। तो 6 11 जा कितना? 66। 66 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आपको आएगा 6.6 ऑब्जर्वेशन आएगा। अब ये पॉइंट में आया ना, इसको कैसे लिखने का था? इसे लिखोगे ऐसा, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन। आगे वाला ऑब्जर्वेशन को पीछे वाले ऑब्जर्वेशन से माइनस करने का। समझा फॉर्मूला कैसे बनाने का? 6.6 में 6th ऑब्जर्वेशन लिखने का, फिर 0.6 लिखने का, फिर ब्रैकेट में 7 को 6 से माइनस कर दो। अब असेंडिंग ऑर्डर में चेक करो 6th ऑब्जर्वेशन क्या था। सो 6th ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो 68 है, प्लस 0.6 ब्रैकेट में 70 माइनस 68। तो 70 माइनस 68 2 होता है। 2 को अगर मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1.2 होगा। 68 में अगर आप 1.2 ऐड करोगे तो आपको D6 जो है इसका आंसर आ जाएगा 69.2। क्या आएगा D6 का आंसर? 69.2। तो आपका आंसर है 69.2। क्या है आपका आंसर? 69.2। बोलो समझ आया? हाँ सर। क्वेश्चन 2 पे आओ। ये परम्यूटेशन का सम है। आपको बोल रहे हैं दिव्या का नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताओ रिप्रेजेंट का। पहले हम दिव्या का करते हैं। पहले आप काउंट करो दिव्या कितने लेटर्स का वर्ड है। सर दिव्या 5 लेटर का वर्ड है। तो नंबर ऑफ वेज कैसे होगा? बहुत सिंपल है, 5 फैक्टोरियल। दिव्या में कुछ रिपीटेशन हो रहा है क्या बच्चे लोग? नहीं हो रहा है ना। तो इसका नंबर ऑफ वेज इज व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
सो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे लोग 120 वेज। कितना वेज आएगा? 120 वेज। दिव्या समझा? हाँ सर, दिव्या का तो समझ गया। अब और रिप्रेजेंट का बाजू में ही करते हैं। रिप्रेजेंट का पहले स्पेलिंग सही लिखना, REPRESENT। बहुत लोग क्वेश्चन से भी गलत छापते हैं, इसके लिए बोला। रिप्रेजेंट भी काउंट करो कितना वर्ड्स, कितना लेटर का वर्ड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का वर्ड है तो ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। अब इसमें देखो कुछ रिपीटेशन हो रहा है क्या सर? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो R रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। ई देखो सर, ई रिपीट हो रहा है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। और कुछ हो रहा है रिप्रेजेंट, देखो आर सर हो गया 2 बार, ई हो गया 3 बार, और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा है। सो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? 9 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, या तो आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना 1, ऐसा आप लिख सकते हो। हाँ सर, 2 फैक्टोरियल का आई होप सबको मालूम है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, और 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो कैंसिल क्या होता है, ये 3 to 1 और ये 3 to 1 उड़ जाएगा। यहाँ पे आप 2 1 जा और इसको उड़ा के 2 2 जा लिख सकते हो। आप खाली मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 इंटू 6 is 60, 67 जा 420, 420 को अपने को 72 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 1 के ऊपर ये 29 आएगा। तो ये हो गया 0 4 2 30,240 आएगा। तो ये आ जाएगा 30240 वेज आएगा इसका आंसर। बोलो समझा? यस सर। तो इस तरह से आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। एक बार मैं वापस देखूँ मल्टीप्लाई करके, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। 5 2 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, 67 ज़ा 420, और 9 8 ज़ा 72, ऐसा होता है ना। तो 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 0 7 2 ज़ा 14, 1 के ऊपर 29, तो 0 4 2, इधर एक 0 आ जाएगा, 30 बराबर है 30240 आएगा। तो ये इसका आंसर है। बोलो समझ आया? हाँ सर। नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बहुत बेसिक सा सम है। आपको सबसे पहले तो यूनियन का फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज़ ए यूनियन बी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखो आपको क्या क्या पता है। ए यूनियन बी पता है हाफ है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होएगा। हाँ सर, ये 1/2 को कुछ मत करो, पहले ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8, व्हाट इज़ 5 + 8 13, और नीचे 4 5 ज़ा 20 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस को इधर भेज दो और इसको यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 13/20 माइनस 1/2। अब देखो इसको अगर आपको 20 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 13/20। 2 को अगर 20 बनाना तो 10 से, तो ये हो जाएगा 10/20। अब दोनों का नंबर सेम हो गया, अभी सब्ट्रैक्ट कर लो। 13 में से 10 गया तो 3, तो ये आ जाएगा 3/20। तो ये आ गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। आई होप सबको पहले ये समझा। हाँ सर, ये तो क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या मांगा बच्चे लोग? इसको देखो किधर डैश नहीं है सर, बी के पास डैश नहीं है, तो इसको पढ़ते हैं बी बट नॉट ए। क्या पढ़ते हैं इसको? बी बट नॉट ए, या फिर आप इसको बोलते हो बी डिफरेंस ए, कुछ भी इसका नाम याद रखो। बी बट नॉट ए, बी डिफरेंस ए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं आपको करके बताता हूँ कैलकुलेशन, तो समझेगा। तो सेकेंड है बी बट नॉट है। इसका फॉर्मूला मैंने कैसे याद रखने बोला था सर? जहाँ पे डैश नहीं है उसको माइनस करने का इंटरसेक्शन। तो बी बट नॉट है में बी में डैश नहीं है, तो बी को माइनस करने का इंटरसेक्शन से। बोलो बी में कितना है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/5, और हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है 3/20। अगेन सेम लॉजिक, इसको अगर आपको 20 बनाना तो 4 से मल्टीप्लाई, तो व्हाट इज 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8/20 माइनस 3/20। दोनों का नीचे का नंबर सेम। अभी बोलो 8 - 3 सर 5/20। 5/20 का सर मतलब 1/4, 1/4। तो इसका आंसर आएगा 1/4। क्या आएगा? 1/4।
84। बोलो समझा? हाँ सर, ये पूरा क्वेश्चन समझा। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट द रेंट ऑफ 15 एंड 65th हाउस, मतलब ये 15 61 परसेंटाइल का बात चालू है। आपको हाउस रेंट दिया और आपको नंबर ऑफ हाउसेज दिया, तो दिस इज विच टाइप ऑफ डेटा? दिस इज ग्रुप डेटा। तो कैसे करते हैं? पहले तो एक टेबल बनाने का, हाउस रेंट, इसे आप XI बोल सकते हो। नंबर ऑफ हाउसेज ये आपका फ्रीक्वेंसी है, इसे आप FI बुला सकते हो। ठीक है, कभी भी ग्रुप डेटा आएगा तो थर्ड कॉलम बनाने का लेस देन CF का, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब लिख लो क्या क्या डेटा है। 11,000, 12,000, 13,000, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। बोलो अभी FI क्या है? 25, 17, 13, 14, 15, 8, 6 और 2। अभी लेस देन से बनाओ, पहला वैल्यू सेम रहेगा 25। अभी 25 में 17 ऐड कर दो 42, 42 में 13 ऐड कर दो 55, 55 में 14 ऐड कर दो 69, 69 में 15 ऐड कर दो 84, 84 में 8 ऐड कर दो 92, 92 में 6 ऐड कर दो 98, 98 में 2 ऐड कर दो 100। तो जो इसका ग्रैंड टोटल आएगा वो भी कितना आएगा? 100। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर n इज इक्वल टू कितना? 100। ठीक है, ये समझा? हाँ सर। अभी अपने को बेसिकली 15th हाउस और 65th हाउस पूछा है ना, तो ये परसेंटाइल का बात कर रहा है। तो आपको देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो PI का फॉर्मूला आना चाहिए। PI का फॉर्मूला होता है I इंटू n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मुझे 15 चाहिए तो P15 का हम कैलकुलेशन करते हैं। P15 का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 15 इंटू n+1 था ना बच्चा लोग, तो 100 + 1 कितना? 101 अपॉन कितना? 100 ऑब्जर्वेशन, इसको ऐसे करने का। ठीक है, तो अभी 15 इंटू 101 पहले कर लो, तो 101 इंटू 15, 5 1 ज़ा 5, 0 5 0 1 0 1, तो आएगा 515 अपॉन 100 हो जाएगा, जो होता है 15.15 ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? 15.15। इसको चेक कहाँ पे करोगे बच्चे लोग? लास्ट कॉलम में। 15.15 कहाँ पे लाया होता है सर? यहाँ पे ही लाई हो रहा है क्योंकि इसी नंबर से छोटा है ना। तो इसमें आपको देखना है, देखो इसका कितना वैल्यू है हाउस रेंट का? 11,000। तो जो आपका P15 का वैल्यू आएगा वो आएगा ₹11,000। तो 15th हाउस जो है उसका जो रेंट है हर महीने का वो 11,000 रुपीज़ रेंट है। कितना रेंट है? 11,000। समझा कैसे किया? 15 इंटू 101, P15 ही पूछा था ना, तो 15 इंटू 101 डिवाइड बाय 100, ये आएगा 15.15। तो 15.15 को लेस देन सिर्फ में या तो उसके इक्वल रहना चाहिए या तो उससे ज़्यादा। तो उससे 15.15 तो है नहीं, तो 15.15 से ज़्यादा यही है ना पहला, तो इसका XI कितना है? 11,000। ये आंसर आएगा। सेकंड आपको बोला है P65, 65th हाउस का भी मांगा है, तो क्या करोगे बोलो? 65 इंटू 101 अपॉन कितना? 100। सेम लॉजिक। तो ये आएगा 6565 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 65.65 ऑब्जर्वेशन, 65.65 ऑब्जर्वेशन। चेक करो 65.65, जरा यहाँ पे उससे या तो उसके इक्वल या तो उससे बड़ा। तो 65.65 55 से बड़ा है बट 69 से छोटा है, तो 69 का रेंट देखो कितना है? 14,000। तो इसका आंसर आएगा ₹14,000। सर हमें कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिखना है क्या? नहीं, अब तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो P65 का वैल्यू आ जाएगा 14,000। बोलो समझा कैसे किया? हाँ सर पक्का समझा। नेक्स्ट ऑफ ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। फाइंड n if 15 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 12। तो क्या दिया पहले वो देखो। दिया है 15 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अभी आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। n फैक्टोरियल को वी कैन राइट n -1 n -2 डॉट डॉट डॉट, मतलब हम एक एक कम कर सकते हैं। तो ये जो 15 और 12 13 इसमें बड़ा कौन है बच्चे लोग? सर 15 है। तो 15 को आपको छोटो की तरह लिखना है। तो कैसे लिखोगे? जो बड़ा रहता है उसको छोटो की तरह। तो पहले तो सर लिखेंगे 15 माइनस n। अब इसमें से एक कम कर दो। सर एक कम कर दिया तो ये हो जाएगा 14 माइनस n, और एक कम कर दो सर ये हो जाएगा 13 माइनस n।
है हमारे पास नीचे 13 माइनस एन, तो यहाँ पे फैक्टर लगा के रुक जाने का, अपॉन नीचे भी क्या लिखोगे सर, नीचे लिखोगे 13 माइनस एन फैक्टोरियल, और ये जो सामने 12 है इसको वी कैन राइट 4 इंटू कितना 3। अब देखो ये वाला और ये वाला चीज़ तुम्हारा कैंसिल हो गया। अभी बच्चे लोग ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना टर्म्स बचा सर, यहाँ पे बचा है 15 माइनस एन इंटू 14 माइनस एन, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। हाँ सर, 4 इंटू 3 ये भी कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद, तो 15 से 14 हुआ मतलब एक कम हुआ, 4 से 3 हुआ तो एक कम, तो यहाँ पे भी 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, 15 माइनस एन विल बी इक्वल टू किससे, 4 से, तो माइनस एन उधर जाके प्लस हो गया, तो ये जाएगा 15 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितने आ जाएगी 11। तो बेसिकली एन जो है आपका वो कितना है 11। देखो आप सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हो, 15 में से 11 गया तो 4, 4 फैक्टोरियल 24, 13 में से 11 गया तो 2, 2 फैक्टोरियल 2, 24 अपॉन 2 12 ही होता है, तो वेरीफाई हो रहा है ना, तो आपका आंसर 11 आएगा। बोलो समझा? हाँ सर। नेक्स्ट पे इसको ओपन मत करना, ओपन करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इधर 15 था इधर 14 ना, एक ही कम है, तो यहाँ पे भी ऐसे लिखोगे एक ही कम होना चाहिए दोनों में, तो कंपेयर करके इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट अब ये कोरिलेशन का सम है। इन द फॉलोइंग डेटा वन वैल्यू ऑफ वाई इज मिसिंग, अरिथमेटिक मीन दिया है, √2 का वैल्यू दिया आपको, एक्स वाई दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए टेबल बनाना पड़ता है, तो एक्स है, वाई है, थर्ड कॉलम में बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, फोर्थ कॉलम वाई स्क्वायर का, और फिफ्थ कॉलम एक्स वाई का, ऐसा 5 कॉलम बनाने का। एक्स में क्या है बच्चे लोग, 6, 2, 10, 4, 8, ठीक है। वाई में क्या है, 9, 11, ये जो मिसिंग है ना इसको मैं x मान लेता हूँ, x, फिर क्या है 8, 7, अब एक्स स्क्वायर के लिए x का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, 2 का 4, 10 का 100, 4 का 16 और 8 का 64। वाई स्क्वायर के लिए भी कर लो 81, 121, ये ना x वाला खाली रखो, इसको हम ढूंढेंगे थोड़े टाइम में, फिलहाल के लिए खाली रखो, ये 64 और ये 49। अब एक्स वाई भी कर लो, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 10 इंटू एक्स वाला रहने दो, अभी करेंगे उसको, 4 8 जा 32, 8 7 जा 56। अब देखो आगे कैसे करना है, ध्यान से समझना। आपको एक्स बार और वाई बार तो दिया है, 6 और 8 दिया ना, तो यर एक्स बार इज इक्वल टू 8, वाई बार इज इक्वल टू 6। तुम्हारा बच्चे लोग जो वैल्यू मिसिंग हो एक्स में कि वाई में, सर वाई में, तो हम वाई बार का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है सर, सम ऑफ वाई डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन वाई के लिए आपको वाई का टोटल चाहिए, 9 + 11 20, 20 + 8 28, 28 + 7 35, तो ये आ रहा है बच्चे लोग 35 + x अपॉन एन। एन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है सर, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय क्या होगा 5। और वाई बार कितना बच्चे लोग, सर वाई बार तो 6 है। अब ये 5 को इधर भेज देंगे, 6 5 जा बच्चे लोग 30, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 35 प्लस क्या x, बराबर है। तो अभी x ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना गलत हुआ है ज़रा सा, मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक हुआ है। अभी देखो इसका जो टोटल है वो आ रहा है 35 + x, बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, जो दिया ने गलत दिया है, सॉरी y का 8 है ना, मैंने गलत लिखा है, ये 6 था और ये कितना था 8, हाँ मेरे से मिस्टेक हुआ है, सॉरी। x बार 6 है और y बार कितना है 8, तो यहाँ पे ना आपको ये 8 लिखना है, मैंने गलत किया था, सॉरी, ये 8 है, और यहाँ पे हो जाएगा 8 5 जा कितना 40। अब बोलो 40 में से 35 गया तो कितना सर, x की वैल्यू 5 आ जाएगा। तो जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है वो आपका कितना बच्चे लोग, ये जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है ये आपका बेसिकली कितना है सर 5 है। अब कर दो 5 का स्क्वायर 25, 10 5 जा 50। अब है ना आपको टोटल चाहिए एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का और एक्स वाई का, तो एक्स स्क्वायर का टोटल करते हैं, 36 + 4 इज़ 40, 40 + 100 इज़ 140, 140 + 10 इज़ 150, 150 + 60 इज़ 210, और ये भी 10, तो ये हो गया 220। कितना हो गया 220। ऐसे हो वाई स्क्वायर पे भी, पहले नंबर्स को सिर्फ ऐड करो, 80 + 120 200, 220 280 320, 333 338 340 हो रहा है, ये 340। ऐसे एक्स वाई भी निकालो, ये हो गया 70 120 150 200, और ये हो गया 6 8 214 हो रहा है ये। एक बार वापस 70 120 150 200 214 आ रहा है इसका आंसर 214। ये सब समझा? हाँ सर।
अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट मांगा है, मतलब चलो आर मांगा है। आर के लिए आपको मालूम है 3 चीज़ लगता है, एक तो कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई। व्हाट इज कोवेरियंस का फॉर्मूला? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ये फॉर्मूला होता है। तो व्हाट इज समेशन एक्स वाई? सर समेशन एक्स वाई है 214, एन कितना बचे लोग 5 माइनस एक्स बार, सर एक्स बार है 6, वाई बार है 8। तो 214 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 4 ज़ा 20 बचेगा 14, 5 2 ज़ा 10 बचेगा 40, 5 8 ज़ा एंड 6 8 ज़ा इज़ 48। तो इसको माइनस करोगे ना तो ये आएगा -5.2। तो ये आ गया हमारा कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, दैट इज़, अरे यार एक मिनट ना, ये आ गया आपका कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई दैट इज़ -5 कितना 2। सबको ये समझा? हाँ सर। अब इसी तरह से आपको निकालना है स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स। इसका क्या होता है फॉर्मूला सर? अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर जो है बच्चे लोग वो कितना मिला था सर? एक्स स्क्वायर का टोटल 220 आया था, तो ये हो जाएगा 220 अपॉन 5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार तो 6 था तो 6 का स्क्वायर 36, 220 अपॉन 5 करोगे तो 44 आएगा, तो ये हो जाएगा 44 माइनस 36 जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 8। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 8। तो सिग्मा एक्स आया अंडर रूट ऑफ 8। इसके बाद देखेंगे बाद में क्या करना है, फिलहाल के लिए अंडर रूट ऑफ 8 ही लिखते हैं। अब ऐसे हो सिग्मा वाई पे, सिग्मा वाई का भी सेम फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, खाली वाई के टर्म्स में, तो अंडर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर बाय एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो समेशन वाई स्क्वायर जो है वो कितना है सर? वो है 340, तो ये हो जाएगा 340, क्या हो रहा है इसको, सॉरी, ये हो जाएगा 340 अपॉन 5 माइनस 8 का स्क्वायर जो होता है 64। तो ये बेसिकली बच्चे लोग क्या होने वाले में क्या, 340 अपॉन 5 करेगा तो 68 आता है माइनस 64। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 4 एंड आई होप सबको वाले में रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई का तो टेंशन नहीं है, 2 आने वाला है, ये भी समझा? हाँ सर। अब अपने पास सारा चीज़ आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं ना, फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं यूजिंग, इसको हम बेसिकली बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो यूजिंग कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हमने फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ से अपना आंसर आएगा। तो यूजिंग कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सर क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। कोवेरियंस हमें मिला था -5.2, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स मिला था रूट एट ना, और स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई मिला था 2। तो पहले इसको 2 से उड़ा देता हूँ, ये आ जाएगा -2.6। अभी रूट एट आई होप सबको मालूम है, रूट एट होता है 4 2 ज़ा 4 रूट के और आगे 2, तो इसको मैं 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। हाँ सर। देखो आपको रूट 2 का वैल्यू क्वेश्चन में शायद दिया था, रूट 2 इज़ 1.4142, तो ये जाएगा -2.6 अपॉन 2 इंटू 1.4142। तो देखो इसका क्या आएगा कैलकुलेशन, R इज इक्वल टू -2.6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा 2.8284। यहाँ पे पॉइंट क्या 4 नंबर से, तो यहाँ पे भी 4 0 डाल देना। अब इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। मैं ना इसको और छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ये छोटा होकर हो जाएगा 1.3000 और ये छोटा होकर 1.4142। अब पूरा नहीं करने का, थोड़ा दिमाग चलाने का, माइनस साइन तो आएगा ही। आप है ना सिर्फ 13 और 14 को डिवाइड करो, तो 13 बाहर 14 अंदर, तो इधर 0 पॉइंट तो आएगा ही आंसर में 130, 14 9 ज़ा इज़ 126, बचेगा 40, 14 2 ज़ा तो -0.92 बस हो गया इसका आंसर। सो आर का आंसर इज़ -0.92। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि कमेंट वगैरह करने कुछ बोला है क्या, नहीं ना। अगर कमेंट करने बोला तो आपको लिखना पड़ेगा ये कौन सा कोरिलेशन है। तो ये कोरिलेशन जो है हाई पॉजिटिव कोरिलेशन आता, अगर पूछता तो, नहीं पूछा तो सिर्फ आर का आंसर लिख के आ जाने का। बोलो समझा पूरा क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट ऑन, अ कंपनी हैज़ 2 डिपार्टमेंट विद 42 and 60 एम्प्लॉइज़, देयर एवरेज वेजेस भी दिया है, स्टैंडर्डेशन भी दिया है। आपको किस डिपार्टमेंट का लार्जर बिल है ये पूछा, और किसका वेरिएबिलिटी ज़्यादा है ये भी पूछा है। तो पहले तो फर्स्ट वाले के लिए आपको दोनों डिपार्टमेंट का बिल चाहिए,
तो बिल ऑफ डिपार्टमेंट ए पहले निकालते हैं, या डिपार्टमेंट 1 बुलाता हूँ। कैसे निकालोगे सर? डिपार्टमेंट 1 में बच्चे लोग देखो कितने लोग काम करते हैं। सर डिपार्टमेंट 1 में 42 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और एवरेज सैलरी कितना पे होता है सर? 750। तो ये हो जाएगा 42 इंटू 750। तो 750 इंटू 42 करोगे तो आएगा 31,500 रुपीज़। कितना आएगा? 31,500। ये आ गया फर्स्ट डिपार्टमेंट का बिल का अमाउंट। अब ऐसे निकालने का बिल ऑफ डिपार्टमेंट 2। बोलो डिपार्टमेंट 2 में कितने लोग काम करते हैं? सो डिपार्टमेंट 2 में 60 लोग काम करते हैं और एक को कितना सैलरी है? 400 रुपया। तो 60 इंटू 400 इस 24,000। ये हो गया डिपार्टमेंट 2 का सैलरी। अब आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है? विच डिपार्टमेंट हैज़ लार्जर बिल? किसका बिल का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है? फर्स्ट का। देयरफॉर डिपार्टमेंट 1 हैज़ लार्जर बिल। फर्स्ट वाले डिपार्टमेंट का बिल का अमाउंट ज़्यादा है। बोलो समझ आया? हाँ सर। अब सेकंड में बोला है वेरिएबिलिटी किसका आता है? वेरिएबिलिटी का मतलब होता है आपको ढूंढना पड़ेगा सीवी। क्या ढूंढना पड़ेगा? सीवी। तो दोनों का सीवी निकालने का, अभी सीवी निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो। सीवी का फॉर्मूला था स्टैंडर्डेशन अपॉन मीन इंटू 100। क्या था फॉर्मूला? स्टैंडर्डेशन अपॉन मीन इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। अब हम निकालेंगे सीवी ऑफ डिपार्टमेंट 1। तो कैसे निकलेगा देखो, बोलो फर्स्ट डिपार्टमेंट का स्टैंडर्डेशन कितना है? सर यहाँ पे दिया है स्टैंडर्डेशन वॉज 8। पहले डिपार्टमेंट का 8 है। पहले का मीन कितना था? 750 इंटू कितना? 100। देखो ईजी है, कैलकुलेशन ईजी करना है। 1 0 तो उड़ जाएगा। दिस इज़ 5 2 ज़ा एंड दिस इज़ 5 15 ज़ा। तो ये हो जाएगा बच्चे लोग 16 अपॉन 15। तो 15 1 ज़ा 15 पॉइंट, ये हो जाएगा 10। 10 नहीं आता तो 0। 15 6 ज़ा इज़ 90। तो इसको आप 1.06% बोल सकते हो। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का सीवी है 1.06%। अब ऐसे निकालने का सीवी ऑफ डिपार्टमेंट 2। इसको कैसे निकालोगे? सेम टेस्ट है। इसका भी कितना है अपना स्टैंडर्डेशन? 10 है अपॉन मीन 400 है इंटू कितना? 100। 2 0 तो कट जाएगा। 10 अपॉन 4 इज़ बेसिकली 2.5%। कितना आएगा? 2.5%। तो दूसरे का सीवी 2.5% है। दोनों का सीवी आ गया। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का। क्वेश्चन में बोला है विच डिपार्टमेंट हैज़ लार्जर वेरिएबिलिटी। तो किसका वेरिएशन ज़्यादा है? ये 2.5% है, 1.0 किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा ना। तो पहले ऐसा लिखने का, यर CV of 2 is greater than CV of 1, therefore department 2 has क्या बोलोगे? larger variability। क्या बोलोगे? as larger variability। lesser बोला रहता तो डिपार्टमेंट 1 आंसर आता, लार्जर बोला तो डिपार्टमेंट 2 आया। अगर क्वेश्चन बोला था विच इज़ मोर कंसिस्टेंट, तो जिसका CV कम वो ज़्यादा कंसिस्टेंट, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट ही आंसर आता। बोलो पूरा समझ गया? हाँ सर। नेक्स्ट पे वापस आर पूछा है, पूरा का पूरा रिपीट है, ये सेम टाइप का सम का। करते हैं फटाफट इसको भी सॉल्व। एक्स दिया है, वाई दिया है, क्या क्या नंबर है? 36295। वाई में क्या है? 458। खाली थोड़ा इसमें कैलकुलेशन रहता है, बस ये समझो। फिर से क्या बनाओगे? एक्स स्क्वायर। आपको टीचर ने यू वी करके सिखाया तो भी आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। मुझे इसके स्क्वायर्स करने को ईजी लगता है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। किसी को यू वी से करना है यू वी भी कर सकते हो। एक्स का टोटल करोगे तो 9 11 20 25 आएगा। वाई का भी कर लो, 13 21 26 30 आएगा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं है। एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 2 का 4, 9 का 81, 5 का 25। ऐसे वाई स्क्वायर करो, 4 का 16, 5 का कितना बच्चे लोग? 5 का 25, 8 का 64, 6 का 36, 7 का 49। एक्स वाई के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 2 8 ज़ा 16, 9 6 ज़ा 54, 5 7 ज़ा 35। ये सब आ गया। अब इसका भी टोटल आपको चाहिए। 9 + 36 इज़ 45, 45 + 4 49, 50 130, 155 आएगा इसका टोटल। इसका भी करो। 16 + 25 इज़ 41, 41 45 105
141, 190 होगा ये 190। ऐसे लास्ट वाले कॉलम का भी 10, 40, 50, 100, 130, 145, 147 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 147। 147 आ रहा है। आ गया। अब निकालने का एक्स बार और वाई बार। एक्स बार का फॉर्मूला समेशन एक्स अपॉन एन, तो ये आ जाएगा 25। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 है, तो ये 5 आएगा। ऐसे ही वाई बार समेशन वाई अपॉन एन, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 5, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। नेक्स्ट सर हमको कोवेरियंस ढूंढना पड़ता है, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू क्या? वाई बार। ये फॉर्मूला होता है ना। तो समेशन एक्स वाई देख लो कितना है। एक्स वाई का टोटल तो 147 है, तो ये हो जाएगा 147/5 माइनस एक्स बार हमें मिला है 5 और वाई बार मिला है 6। तो 5 2 ज़ा 10, बचेगा 47, 5 9 ज़ा 45, बचेगा 25 4 एंड व्हाट इज़ 5 6 ज़ा 30। 29.4 माइनस 30 क्या? तो ये -0.6 आया। ये आ गया आपको कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई। ये सबको समझा? हाँ सर। अब निकालने का स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स। व्हाट इज स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूला। तो समेशन एक्स स्क्वायर है कितना? समेशन एक्स स्क्वायर है 155, एन कितना है? 5, एक्स बार का स्क्वायर, तो एक्स बार 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25। ये होता है 155 को अगर तुमने 5 से डिवाइड करा तो ये तुम्हें आएगा 31। 31 में से 25, तो ये बच्चे लोग आने वाला है √6। क्या आने वाला है? √6। देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करना है कि नहीं, वो बाद में देखेंगे। √6 आता है। अब ऐसे निकालेंगे स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो व्हाट इज समेशन वाई स्क्वायर? सर वाई स्क्वायर का टोटल है 190 अपॉन 5 माइनस वाई बार 6 था, तो 6 का स्क्वायर 36। 190 को 5 से डिवाइड करो तो ये आएगा 38 माइनस कितना? 36। 38 में 36 गया तो √2 होता है। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई √2 आ गया। ये भी समझा? हाँ सर। अब आ जाओ फाइनल कैलकुलेशन पे। तो आर ढूंढना है ना हमें। आर का फॉर्मूला क्या था सर? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस कितना है? -0.6। स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स कितना है? √6। स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई क्या है? √2। अब देखो इसके बाद मस्ती कैसे करना है, ध्यान से समझो। √6 को वी कैन राइट √3 इंटू √2, √3 इंटू √2। बाजू में भी √2 है। व्हाट इज √2 इंटू √2? सर √2 इंटू √2 तो 2 होता है, और √3 का वैल्यू देखो क्वेश्चन ने दिया है 1.732, तो ये 1.732 है, और √2 इंटू √2 2 होता है। तो पहले 0.6 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा -0.3 डिवाइड बाय 1.732। आपको पॉइंट हटाना है, आप हटा सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 0.3 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, तो वही टेक्निक 17 और 3 लेके आप सॉल्व कर लो, आपका काम फिर भी सॉल्व हो जाएगा, इतना कुछ इश्यूज़ नहीं आएगा इसको। तो हमें क्या करना है? 0.3 को डिवाइड बाय 1.732, तो ये आ जाएगा 0.1732 ऑलमोस्ट। एक मिनट रुको, वापस चेक कर लो। हाँ 0.1732 कुछ तो आ रहा है, तो ये इसका फाइनल आंसर है 0.3 डिवाइड बाय 1.732। हाँ 0.1732 आ रहा है आर की वैल्यू। तो यही क्वेश्चन ने आपसे मांगा था। बोलो समझा? यस सर, पूरा क्वेश्चन क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये जीएसटी का क्वेश्चन है। हीना एंटरप्राइज सोल्ड कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹25,000 टू लीना ट्रेडर्स, अ रिटेलर. Lina Traders sold it further to Meena Beauty Product for 30,000. Meena sold it further to customer for 40. Rate of GST is 18%. GST payable और CGST SGST। तो इसको करने के लिए पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। सेल कैसे हो रहा है? सर हीना से ये सामान जा रहा है किसके पास? हीना टू ट्रेड हो रहा है पहले लीना, फिर लीना टू क्या हो रहा है सर? सर लीना टू हो रहा है
मीना। और मीना टू क्या हो रहा है सर? मीना टू हो रहा है कस्टमर। ये बेसिकली ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। पहले तो ये समझो, एक चार्ट से मैं आपको समझाता हूँ, समझ जाएगा। हीना टू लीना ये ट्रेड कितने का हो रहा है सर? 25,000 का, ठीक है। कितना जीएसटी का रेट है? 18%। तो 25,000 का 18% जीएसटी लग गया। 25,000 का अगर आप 18% करोगे तो 4,500 रुपीज़ जीएसटी लगेगा। अब हमने ये गुड्स किसको बेचा? लीना ने ये गुड्स बेचा मीना को 30,000 में। तो इन दोनों के बीच में गुड्स ये बिका 30,000 में। अभी लीना को भी जीएसटी देना पड़ेगा 18%। और इस 30,000 का 18% 5,400। अब देखो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। 5,400 रुपये जीएसटी पे करने आएगा। व्हाट कैन लीना से टू हीना? गवर्नमेंट को, लीना गवर्नमेंट को बोलेगी 4,500 रुपया ऑलरेडी फर्स्ट पार्टी ने टैक्स पे किया है। तो जो फर्स्ट पार्टी टैक्स पे करता है वो सेकेंड पार्टी आईटीसी क्लेम करता है। क्या क्लेम करता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इतने का उसको क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब इस स्टेज पे सिर्फ आपको 900 रुपये टैक्स देने हैं। कितने रुपये टैक्स देना है? 900 रुपया। ये समझा? अब क्या हुआ सर? अब गया मीना टू कस्टमर। तो मीना टू कस्टमर कितने में बेचा सर? मीना टू कस्टमर बिका 40 में। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। अगेन 40,000 का 18% करने का। तो 40,000 का 18% 7,200। 7,200 इसमें से ऑलरेडी कितना टैक्स पे हो चुका है ज़रा ध्यान से समझो। 4,500 पे हो चुका है, 900 रुपये पे हो चुका है। तो टोटल 5,400 रुपये का टैक्स पे हो चुका है। तो यहाँ पे 5,400 का क्रेडिट मिलेगा। तो आपको सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा? 1,800 रुपये। सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा? 1,800। तो ये आपको पहले समझ में आना चाहिए था डायग्राम। अगर आपको ये समझ गया तो ये क्वेश्चन समझने को बहुत ईजी होगा। तो ये था बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट। अब देखो इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, ये तो आई होप समझ गया आपको। हाँ सर, ये तो अच्छे से समझ गया। तो एक टेबल के फॉर्म में ना हम ये पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमें इसमें क्या पूछा था? जीएसटी पेबल और सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम क्या करेंगे ना, एक स्टेटमेंट बना देंगे। स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये था ना हमको ढूंढने का। हाँ सर, तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, रफली छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं। यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा पार्टी नेम, एक कॉलम आ जाएगा जीएसटी पेबल, एक कॉलम आ जाएगा सीजीएसटी का। कितने रेट पे सर? 9%। बट टोटल 18% है तो सीजीएसटी भी 9% लगेगा। लास्ट कॉलम आ जाएगा एसजीएसटी और ये भी कितने पे? 9% पे। तो पूरा आंसर ना आपका ये टेबल में ही आ जाएगा। देखो अभी कितने पार्टी थे हमारे पास? 3 ही पार्टी थे। एक का नाम था, स्टार्टिंग का पार्टी का नाम क्या था? हीना। कस्टमर को नहीं आएगा, आएगा हीना, क्योंकि कस्टमर सामान खरीदते हैं, इनडायरेक्टली पैसा उसके पहले वाले पार्टीज पे करते हैं। तो हीना, यहाँ पे आप पूरा पूरा लिख देना। हीना, फिर लीना थी ना, हीना आएगी, फिर लीना, फिर मीना, और इधर ना टोटल आएगा। मैं टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे आप करोगे, बहुत सिंपल है। मुझे बताओ हीना को कितना जीएसटी पे करना है सर? 4,500। तो यहाँ पे लिखोगे 4,500। लीना को सर सिर्फ 900 रुपया, मीना को 1,800 रुपया। अब इसका हाफ ऑफ कर दो तो ये दोनों आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2,250, ये भी 2,250। 900 का हाफ 450, 450, 1,800 का हाफ 900, 900। ये समझा? अब इसका टोटल कर दो, इसका टोटल करोगे तो 7,200, और इसका भी हाफ कर दो 3,600, 3,600। ये हो गया आपका जीएसटी पेबल का भी आंसर, सीजीएसटी का भी आंसर, एसजीएसटी का भी। बोलो समझ आया पूरा? यस सर, प्रॉपर्ली समझा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सम है, इजी सम होता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट, एंड लार्जेस्ट वैल्यू, इन दोनों का लार्जेस्ट वैल्यू का आपको बोला है डिफरेंस ढूंढने के लिए, बराबर है। तो इसे करने के लिए ना सबसे पहले तो हमें n चाहिए रहता है। देखो इसको ज़रा बताता हूँ कैसे करना रहता है। 1 मिनट रुकना, पानी पी लो। हाँ चलो, तो इसमें क्या करना रहता है ना, सबसे पहले आपको
सबसे पहले आपको देखना है, ये देखो ये जो 14 और 12 है इवन है कि ऑड है? सर ये इवन है, बराबर ना। तो आपको पहले मैं निकालूंगा, मैं दोनों का अलग अलग करेंगे। पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 14CR पहले निकालते हैं। देखो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। 14CR आपको डिफरेंस बोला, मतलब इन दोनों का ग्रेटेस्ट निकाल के फिर डिफरेंस लेना है। तो आपको सबसे पहले देखना है n कितना है। सर n तो 14 है। 14 बच्चा इवन होता है कि ऑड? सर इवन होता है। अगर इवन होगा तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑकर होगा n/2 पे। कहाँ पे ऑकर होगा? n/2 पे, ये याद रखना। अगर इवन है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑकर n/2 पे, ऑड होगा तो n+1/2 पे। तो r हो जाएगा 14/2। दैट विल बी, मतलब उसके केस में दो आंसर आते हैं बेसिकली ऑड के केस में, तो r इधर 7 हो जाएगा। तो अब आप देखो निकाल सकते हो। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 14CR कैसे निकालोगे? आपको ढूंढना पड़ेगा 14CR की जगह पे 7। तो 14 से 7 सॉल्व करते हैं। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू कितना वैल्यूज पीछे रहेंगे? 7। तो 5 9 और ये कितना? 8। ये आ गया। अपॉन डिनोमिनेटर में 7 से लेके 1 तक लिखोगे। 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है? 6 2 इज 12, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 5 1 और ये 5 2 हो गया। 2 1 और ये 2 2 हो गया। नेक्स्ट 2 1 और ये 2 4 हो गया। ये 3 1 और ये 3 3 हो गया। ये 7 1 और ये 7 2 हो गया। तो क्या बचा? 2 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4, यही बच गया खाली। तो 2 इंटू 13 करोगे तो 26, 26 इंटू 11 करोगे तो 286। 286 को बेसिकली 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 6 12, 1 के ऊपर 17, 1 के ऊपर 5, 0 6 8 2। तो ये हो गया 2 7 + 6 is 13, 1 के ऊपर 14 3 3 4 3 2 आ रहा है। तो ये आ गया बच्चे लोग 3 4 3 2। आई होप फर्स्ट वाला पार्ट समझा। हाँ सर, अब सिमिलर तरीके से आपको सेकेंड वाले को भी करना है। तो नेक्स्ट निकालेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 12CR। इसमें भी सेम टेक्निक बच्चे लोग। n क्या है यहाँ पे भी? सर यहाँ पे भी जो हमारा n है वो 12 है और 12 इवन है। तो यहाँ पे भी कहाँ पे लाया होगा सर? r = n/2 पे। तो ये हो जाएगा 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। तो हमें ढूंढना पड़ेगा 12C6। कैसे ढूंढोगे 12C6? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 5 हो गया ना, 6 वैल्यू जाना, तो 7। ये हो गया 6 वैल्यू। नीचे लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना? 1। तो 6 2 तो 12 होता है, तो उड़ गया। अगेन दिस इज 10 1 एंड ये दोनों हो जाएगा 5 4 20, तो 10 2 अभी 2 1 2 2 4 8, 3 1 3 3 तो बचा है 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। तो 11 इंटू 3 33, 33 4 इज बेसिकली 132 इंटू कितना? 7। तो ये आएगा 924। ये भी समझा। अभी आपको क्वेश्चन ने बोला था इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? डिफरेंस मतलब सिंपल भाषा में सर ये दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे 3432 माइनस 924, 3432 माइनस 924, जो कि आ जाएगा 2508। कितना आएगा? 2508 आएगा इसका फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया पूरा? हाँ सर। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ डिविडेंड ऑफ 9%, ये शेयर्स एंड डिविडेंड कमर्शियल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अ डिविडेंड ऑफ 9% वॉज डिक्लेयर्ड ऑन ₹100 शेयर सेलिंग एट अ सर्टन प्राइस इन स्टॉक मार्केट। रेट ऑफ रिटर्न 7%। आपको 2 क्वेश्चन पूछा है, तो कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीज़ दिया है वो देखो। ईयर रेट ऑफ डिविडेंड हमें दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड है 9%, ठीक है? हाँ सर। फेस वैल्यू पर शेयर दिया है, एक शेयर का फेस वैल्यू था 100 रुपया। मार्केट में कितने में सेल हो रहा था ये हमें पता नहीं, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो हमें पता नहीं, तो इसको आप क्वेश्चन मार्क रखना। और आपको रिटर्न परसेंटेज दिया या रेट ऑफ रिटर्न जो भी आप बोलते हो, रिटर्न परसेंटेज दिया है 7.5%। आपको 2 क्वेश्चन पूछा है। पहले मैं फर्स्ट वाला कैलकुलेशन आपको करके बताऊंगा, नेक्स्ट पेज पे। देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है पहले वो समझो। यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूलाज पहले तो याद रखना है। अगर आपको दोनों फॉर्मूलाज आते हैं तो ये क्वेश्चन
सॉल्व हो सकता है। तो पहले तो फॉर्मूला समझ जाओ, फिर आप आगे का बात करना। एक आना चाहिए डिविडेंड का फॉर्मूला। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू पर शेयर इंटू रेट अपॉन कितना 100, ये होता है डिविडेंड का फॉर्मूला। और एक आपको आना चाहिए फॉर्मूला रिटर्न परसेंटेज का। रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू कितना 100। ये दो फॉर्मूलाज पहले तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये दो फॉर्मूलाज अगर नहीं आएगा तो ये सम सॉल्व ही नहीं होगा। तो डिविडेंड इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। और एक होता है रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है डिविडेंड अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू कितना इनटू 100। ये दोनों फॉर्मूलाज अपने को क्लिक होना चाहिए। क्लियर? अब करते हैं, पहले हम यूज़ करेंगे डिविडेंड का फॉर्मूला, या आप रिटर्न परसेंटेज डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। हम काम करते हैं, हम डायरेक्ट है ना रिटर्न परसेंटेज के फॉर्मूला से ही सारा आंसर निकालता आ जाओ। रिटर्न परसेंटेज का बच्चे लोग फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया सर, ऊपर डिविडेंड था। डिविडेंड कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर। देखो बच्चे लोग, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया ना, कभी नहीं दिया है और वो ढूंढना भी नहीं है तो उसको एक मान लो। कितना मान लो? एक। तो यहाँ पे 1 रखेंगे इनटू फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू कितना है? 100 इनटू रेट अपॉन 100। व्हाट इज रेट ऑफ डिविडेंड सर? 9/100। यह आ गया बच्चे लोग आपका डिविडेंड। अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकालते सर? 1 इंटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पे अपने को मार्केट वैल्यू तो पता नहीं, इनटू कितना सर? इनटू 100। अब देखो ये और ये तो तुम्हारा कैंसिल हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखो, ये 100 और ये 100 उड़ गया। रिटर्न परसेंटेज क्वेश्चन ने दिया 7.5, तो ये आ जाएगा 7.5 इज इक्वल टू ये 9 इंटू 100 कितना हो गया? 900 अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो इसे ढूंढने के लिए भी क्या करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो और इसको इसके नीचे, तो आपको आ जाएगा मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 7.5। 7.5 को वी कैन राइट 75/10, तो 10 किधर चले जाएगा ऊपर। नाउ दिस इज 75 1 जा 75 12 जा, तो 12 इंटू 10 कितना सर? 120। तो आपका मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो 120 रुपये है। कितना रुपया? 120 रुपये आपका मार्केट वैल्यू पर शेयर है। सबको ये फर्स्ट वाला आंसर समझा? हाँ सर। अब सेकंड देखो आपको क्या बोला है। सेकंड बोला था अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630। अगर मुझे डिविडेंड 630 रुपया चाहिए तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए पूछा है। तो आपको बोला डिविडेंड आपको चाहिए 630 रुपया, तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे? बहुत सिंपल है, आपको डिविडेंड पता है और आपको एक शेयर का भी डिविडेंड पता है। देखो 9 रुपये एक शेयर का डिविडेंड था, बराबर ना? तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे आप? सर बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप क्या करोगे? टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड ऑफ ऑन 1 शेयर। समझा ना? एक शेयर का डिविडेंड देखो यहाँ से निकाला है, 9 रुपये डिविडेंड है एक शेयर का, तो ये हो जाएगा 630 डिवाइड बाय 9, दैट इज आ जाएगा 70 शेयर्स। कितना शेयर्स आ जाएगा? 70 शेयर। अब आपको क्या पूछा? अमाउंट इन्वेस्टेड ना। व्हाट इज अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला? सर अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, है ना? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 70। एक शेयर का मार्केट वैल्यू देखो अब भी निकाला 120, तो 70 इंटू 120, तो ये आ जाएगा बच्चे लोग 8,400 रुपया। तो आपके पास अगर आपको 630 रुपया टोटल डिविडेंड चाहिए तो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 8,400 रुपये का। कितने इन्वेस्ट होना चाहिए? 8,400 का। बोलो पूरा क्वेश्चन समझा? हाँ सर। नेक्स्ट पर मिस्टर राजेश हैज़ रुपीज़ 1800 टू स्पेंड। ये क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटी का है। मिस्टर राजेश हैज़ रुपीज़ 1800 टू स्पेंड ऑन फ्रूट्स फॉर्मेटिंग। ग्रेप्स कॉस्ट रुपीज़ 150 एंड पीचेस कॉस्ट 200। फॉर्मुलेट एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। तो आपको इसमें फॉर्मुलेशन भी करना है, फिर इसका ग्राफ भी बनाना है। देखो दोनों समझा देता हूँ। पहले तो फॉर्मुलेशन समझो। तो आपको कितना आपने ग्रेप्स लिया और कितना पीचेस लिया पता नहीं, तो लेट x kg ग्रेप्स एंड y kg peaches be
परचेस्ड फॉर कहाँ पे, फॉर मीटिंग। पहले तो ऐसा लिखने का, ये समझा? हाँ सर। अभी क्या लिखने का, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। देखो 1 kg ग्रेप्स कितने का था सर, 1 kg ग्रेप्स था 150 का। तो कॉस्ट ऑफ, हमने कितना ऑर्डर किया, चलो x kg का कॉस्ट कितना है सर, अगर 1 kg 150 का है तो x kg होएगा 150x, तो ये 150x आ गया। हाँ सर, ये समझा? इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अभी ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 kg पीचेस। सर 1 kg पीस 200 रुपये का है, तो हमने तो y kg ऑर्डर किया है, तो कॉस्ट ऑफ y kg पीचेस सर ये हो जाएगा 200y, तो 200y हो गया इसका कॉस्ट, बराबर है। तो टोटल कॉस्ट कितना बना सर, टोटल कॉस्ट हमारा होगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट मतलब ये दोनों के कॉस्ट को ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट इज़ ₹150x प्लस 200y, बराबर। अभी मेन थिंग इज आपके पास इसको खरीदने के लिए कितना पैसा है सर, हमारे पास सिर्फ 1800 रुपीज़ है स्पेंड करने के लिए। बट इधर स्पेस छोड़ेगा मैंने, बट टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग ऑन फ्रूट्स इज रुपीज़ कितना, 1800। इसका मतलब आप 1800 रुपया या उससे कम खर्चा कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। 1800 रुपये आपके जेब में, तो या तो आप 1800 खर्चा करोगे या तो उससे कम, तो आपका साइन लेस देन इक्वल टू आएगा। तो इन इक्वेशन क्या आएगा बच्चे लोग, सर इन इक्वेशन हो जाएगा हमारा, क्या आया था टोटल कॉस्ट बच्चे लोग, टोटल कॉस्ट सर आया था 150x प्लस 200y लेस देन और इक्वल टू कितना, 1800। ये बच्चे लोग आपका आ जाएगा, अरे यार ये आपका आ जाएगा टोटल इन इक्वेशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। अभी ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ के लिए पहले इसको कन्वर्ट करने का, तो यहाँ पे लिखने का कन्वर्टिंग इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। सिंपल भाषा में यहाँ पे जो साइन है उसको हटा के इक्वल टू का साइन आपको डालना है, तो ये हो जाएगा 150x प्लस 200y इक्वल टू कितना, 1800। ग्राफ बनाने के लिए सर पॉइंट्स लगता है, तो पॉइंट्स ढूंढ लो, कितना पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स हमारा काम हो जाएगा। आप अपने मन से भी पॉइंट्स निकाल सकते हो और इधर भी x y। हम क्या करते हैं, y को 0 डालो तो x आ जाएगा, तो 1800 डिवाइड बाय 150 इज़ 12। अभी ऐसे ही x को 0 डालो तो y आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। ये बन गया, दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो सिर्फ एक क्वाड्रेंट का भी ग्राफ आप बना सकते हो। मैं रफली आपको ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जैसा आप नॉर्मली बनाते हो। ये आपको ग्राफ बनाना है, पहले तो ये ग्राफ हो गया आपका। अब इधर देखो, ये 12 और 9 दोनों 3 के डेल में आते हैं, तो 0 3 6 9 12। यहाँ पे भी 3 6 9 और ये 12, ठीक है, ऐसे बना है। साइड में आप स्केल लिख देना, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, आप समझ जाओ। यहाँ पे मैं स्केल लिख देता हूँ, 1 सेंटीमीटर का कितना यूनिट्स लिया, 3 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। ये हो गया। हाँ सर, अभी मार्किंग करो। सर हमारा x पे पॉइंट है 12 और y पे पॉइंट है 9, तो इन दोनों को ज्वाइन करके आपका लाइन बन जाएगा। तो इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करो, ये आपका लाइन आ गया, बराबर है। ये हो गया आपका ग्राफ बन गया। यहाँ पे इन इक्वेशन लिखने का, क्या है इन इक्वेशन मतलब 150x प्लस 200y इक्वल टू 1200। इसको आप छोटा करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आपको शेडिंग करना है, इसका साइन लेस देन है ना, तो लेस देन मतलब होता है लाइन का डाउनवर्ड, नीचे का तरफ, तो आपका शेडिंग इस तरफ पे आएगा, नीचे का। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसे आपने शेड कर देना है। तो ये बेसिकली आपका आंसर है, समझ गया ग्राफ के लिए क्या करने का। हाँ सर, तो आपको चाहिए तो इसका नाम भी आप लिख सकते हो। इसका नाम है, ये O है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इसे आप बोल सकते हो O A। मैं इसे O बुलाता हूँ, इसे A,
इसे बी, तो ओ ए बी, वापस ये ओ पे ही ख़त्म होगा, तो ओ ए बी ओ इज़ द फिजिबल बाउंडेड रीजन। क्या बोलेगा? ओ ए बी ओ इज़ द फिजिबल बाउंडेड रीजन। बोलो समझ आया पूरा? यस सर। नेक्स्ट ऑफ अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट, द चांसेस ऑफ सॉल्विंग दिया है, इफ ऑल ऑफ देम ट्राई, क्या लिखा है बच्चे लोग, इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो देखो पहले तीनों के सॉल्व का प्रोबेबिलिटी दिया है, तो आपको इसको डिफाइन करना होगा। तो लेट ए डिनोट, बी डिनोट और ऐसे सी डिनोट। चांस ए डिनोट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट ए, ऐसे बी डिनोट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय, पूरा पूरा लिखना, स्टूडेंट बी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट सी, ऐसा लिखने के बाद अब तीनों के सॉल्व का प्रोबेबिलिटी दिया ना, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम है 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको मालूम है 1/4 है, और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको मालूम है 1/5 है। अगर आपको चलो सॉल्व का प्रोबेबिलिटी दिया ना, आप यहाँ पे नॉट सॉल्व का भी ढूंढ लो। नॉट मतलब डैश, कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए डैश, इससे बुलाओ बी डैश और इसको बुलाओ सी डैश, ठीक है। हाँ सर, अब निकालते हैं। सर अगर नॉट सॉल्व निकालना है तो कैसे निकालने का? 1 माइनस कर देने का सक्सेस। ए डैश अगर तेरे को ढूंढना है तो कर देने का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 में से 1/3 गया तो 2/3, ऐसे ही 1 में से 1/4 गया तो 3/4, 1 में से 1/5 गया तो 4/5। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब देखो ज़रा सोचो, प्रॉब्लम कब कब सॉल्व हो सकता है? अगर बच्चा, मैंने 3 स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया, किसी एक ने भी सॉल्व, मतलब इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, इन दोनों ने नहीं किया, प्रॉब्लम सॉल्व है क्या? हाँ। इसने किया, इन दोनों ने नहीं किया, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है क्या? हाँ। इसने किया बट इन दोनों ने नहीं किया, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है क्या? हाँ। इन दोनों ने किया बट इसने नहीं किया, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है। इन दोनों ने किया, इसने नहीं किया, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो ऐसा सोचने जाएगा तो बहुत सारा केसेस बनता है। तो ऐसा सोचने का कब प्रॉब्लम सॉल्व होगा? सर प्रॉब्लम सॉल्व तभी नहीं होगा जब ए बी सी तीनों गलत करेगा। तीनों गलत करेगा मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करने का, इसका सिंपल ट्रिक इज, आपको ऐसे करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। समझा जुगाड़? आपको मालूम है कि सॉल्व होने के लिए एक ने किया तो भी होगा, दो ने किया तो भी होगा, तीनों ने किया तो भी होगा, कोई दो ने किया तो भी होगा, सब ने किया तो भी होगा। तो कैसे जुगाड़ करने का? कब नहीं होगा? सर जब सब नहीं कर पाएंगे। इसके आंसर को प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम टोटल क्या होता है? 1, इससे माइनस कर दो। तो कब नहीं होगा सर? जब ए भी गलत करेगा, बी भी गलत करेगा और सी भी गलत करेगा। अब क्वेश्चन ने एक वर्ड लिखा था, दे ट्राई इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट का मतलब ये टूट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। आपको ऐसा लिखना है। नोट इज ए कॉम्प्लीमेंट, सर ए कॉम्प्लीमेंट है 2/3, बी कॉम्प्लीमेंट है 3/4, सी कॉम्प्लीमेंट है 4/5। तो देखो 4 कटा, 3 कटा, तो बचेगा 1 माइनस 2/5। सो जिसका आंसर होता है बच्चे लोग कितना? 3/5, 3/5। तो आपका आंसर आएगा 3/5। क्या आएगा? 3/5। बोलो समझ आया प्रॉपर्ली? हाँ सर। नेक्स्ट ग्राफिकल सोल्यूशन अगेन पूछा है, 2 इक्वेशन दिया है, सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन है कन्वर्टिंग, फिर से ऐसा लिखना है, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस इनटू क्या? इक्वेशंस। अभी ज़रा ध्यान देना प्रॉपर्ली इस पे। पहले को क्या लिखोगे सर? 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। इसे सेकेंड को x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगेन ग्राफ के लिए आपको 2 पॉइंट्स तो चाहिए, तो दोनों का 2 पॉइंट निकालेंगे, फिर हम आगे का सब काम करेंगे। प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों से। अब देखो यहाँ पे आएगा XY, यहाँ पे भी आएगा XY। अब है ना, एक बच्चे लोग इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान दो। आप है ना 0 डाल के भी आंसर निकाल सकते हो, नो डाउट, बट आपका पॉइंट नेगेटिव आएगा।
तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं ना, सारे पॉइंट्स को पॉजिटिव ही रखने हैं ताकि एक ही क्वाड्रेंट बनाना पड़े। तो इसमें ना आप ऐसे नंबर डालो जिससे पॉजिटिव आए। सर वो कैसे मालूम पड़ेगा? देखो मैं सिंपल जुगाड़ बताता हूँ। आप वाई के बारे में सोचो, ये -2 है ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर डालो जो यहाँ पे जाके इसको पॉजिटिव कर दे। तो सपोज मैं डालता हूँ -4, क्या डालता हूँ मैं? वाई का वैल्यू 4 डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल। वाई मैंने 4 डाला तो ये -4 हो गया, इधर जाके +4। व्हाट इज़ -2 + 4 2। अगर 2x2 है तो x कितना? 1। समझा गया? सर मैं 3 डालूँ तो भी तो पॉजिटिव, बट बेटा हाफ आएगा जिसका ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब सेकेंड पॉइंट, सर सेकेंड क्या डालोगे? सेकेंड डालो इसमें अभी 6 डाल दो। चलो y के जगह पे 6 डालो, तो इधर 6 डालता हूँ तो -6 उधर जाके +6, 6 में से 2 गया 4, 4/2 = 2। तो ये आ गया, देखो सिंपल था। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो ना, x को 2 रखो y भी 2 आ जाएगा, x को 4 रखो y भी 4 आ जाएगा। तो सारे नंबर्स क्या होगा ना, बेसिकली वो छोटे छोटे नंबर्स आएंगे। ये समझ गया? हाँ सर, ये तो पॉइंट्स आ गया। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो अभी इससे फ़ायदा क्या हुआ ना, आपको सारे पॉइंट्स पॉजिटिव आ गए, तो आपको चारों क्वाड्रेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही क्वाड्रेंट बना के भी आपका काम हो जाएगा। तो मैं इधर ही बनाता हूँ और रफली ग्राफ बनाने का रहता है। ग्राफ पेपर मिला तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल आप नोट, आपका जो पेपर होता है उसी पे बनाने का। यहाँ पे ओरिजिन कितना है? मैक्सिमम पॉइंट सर 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और ये कितना? 6। यहाँ पे आप स्केल लिख सकते हो, स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने कितना लिया? 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है? हाँ सर, ये सब लिख देने का इसका मार्क्स रहता है क्योंकि। अब देखो कैसे बनाओगे ध्यान से। पहला पॉइंट कौन सा सर? पहला इधर देखो 1 4, तो 1 4 कहाँ पे आएगा सर? देखो ये 1 है बच्चे लोग और 4 यहाँ पे, तो आपको एक डॉट तो यहाँ पे डाल देना है। ये आपका पहला पॉइंट आएगा। ठीक है? हम लाइन बनाएंगे बट रुक जाओ फिलहाल के लिए। एक पॉइंट आ गया, थोड़ा सा नहीं अंदर चले गया। एक्चुअली इसको ग्राफ पेपर में मुझे करना चाहिए था, बट ठीक है, यहाँ पे आएगा। ये 1 4 है, ठीक है, समझ जाएंगे हम। नेक्स्ट है सर 2 6, तो ये 2 और ये 6 ये ऊपर आएगा। ये देखो ये 2 है और ये 6, तो यहाँ पे आएगा बेसिकली आपका पॉइंट। ठीक है? अब आपको इसको ज्वाइन करके एक लाइन बनाना है, तो इसको ज्वाइन करके एक लाइन बनाता हूँ मैं। अरे यार, इसको ज्वाइन करना, देखो बेसिकली। ठीक है? तो ये ऐसा कुछ लाइन बन रहा है मेरा। तो चलो एक लास्ट मारते हैं जिधर बन गया। हाँ, थोड़ा आपका लाइन इस तरह से आएगा नीचे की तरफ। अरे यार बन जा। हाँ ठीक है, ये आपका लाइन बन गया। एक लाइन तो ये बना। अब दूसरे लाइन पे आओ। दूसरा लाइन है आपका 2 2, तो 2 2 यहाँ पे आएगा और 4 4, देखो 4 4 यहाँ पे आएगा, 4 4 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को भी ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल ओनली। हाँ देखो जुड़ गया ना ये लाइन। तो ये बेसिकली इसका लाइन बनेगा। ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं बना है बट बन जाएगा। अब देखो एरो मार्किंग्स कैसे करोगे? इसका साइन सर ग्रेटर था, तो ग्रेटर मतलब इस लाइन का, देखो ये वाला लाइन था लेस देन था ना, ये वाला लाइन लेस देन था, तो लेस देन मतलब इसका नीचे का तरफ और ग्रेटर मतलब इसका ऊपर का तरफ। तो ये लोग बेसिकली इधर मिलेगा, ये जो बीच वाला रीजन है ना, यहाँ पे लोग मिलेगा। तो इसको आपको शेड कर देना है। ये जो रीजन है इसे आपको शेड कर देना है। तो थोड़ा सा लाइन है ना आप बड़ा बनाना, तो ये प्रॉपरली आपका बनेगा। तो ये रीजन शेडिंग हो जाएगा। इसका अगर आप ज़रा फिगर ऑब्जर्व करोगे तो एक ट्राइंगल का शेप ले रहा है। एक पॉइंट आपका, इसको आप ए बुला सकते हो, ये बी बुला सकते हो और ये क्या? सी। तो आपको बोलना है देयरफॉर ए बी सी इज़, ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? बाउंडेड है, हर तरफ से कवर्ड है। इज़ द फिजिबल बाउंडेड रीजन। आप इसका ऐसा नाम रख सकते हो। बोलो समझ आया? हाँ सर, प्रॉपरली समझा। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 6 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, और दूसरा बोला नॉट अलाउड। तो पहले करते हैं आर अलाउड वाला। रिपीटेशन इज अलाउड। तो देखो करना कैसे समझो। आपको बोला 3 डिजिट का नंबर बना, 3 डिजिट तो पहले 3 ऐसे बॉक्सेस बना देने का। ठीक है? 1 2 3। आपको वाले में इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं यूनिट्स, इसे टेंस और इसे हंड्रेड्स। रिपीटेशन अगर अलाउड है तो यहाँ पे तो कोई भी नंबर आ सकता है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 पॉसिबल केसेस आएगा। टेंस प्लेस पे सर
ज़ीरो टेंस प्लेस पे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी कितना आएगा 5, बट 100 प्लेस पे आपको मालूम है ज़ीरो नहीं आ सकता, तो ये 4 में से कोई तो इधर 4 आएगा। तो ऐसे लिखने का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज इन विच 100's place can be filled equal to 4 ways. 10's place can be filled equal to 5 ways. And last में units place can be filled equal to 5 ways. Therefore by principle of, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा, therefore by प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन, आपका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, चलो नंबर ऑफ वेज विल बी, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना, नंबर ऑफ वेज विल बी 4 × 5 × 5, सो दिस विल बिकम कितना 100 वेज। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये 100 वेज में बन सकता है। कितने वेज में बन सकता है, 100 वेज में। अब बी पे आते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड अगर बोला है तो क्या, रिपीटेशन इज नॉट, सॉरी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगेन ऐसा आप 3 बनाओगे। अभी मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना खुद से, ऐसे ही लिखना आपको, यूनिट्स, टेंस, 100 पे पहले तो रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि 100 पे आप 0 नहीं ले सकते, बराबर ना। तो पहले तो लास्ट प्लेस का बात करते हैं। लास्ट प्लेस में इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब जो नंबर इधर सिलेक्ट हो चुका है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ के लिए कितना बचेगा सर, 4 बचेगा। अब यहाँ के लिए ज़रा ध्यान से समझो, जो नंबर यहाँ पे और यहाँ पे वो तो आएगा नहीं, तो दो जगह नंबर नहीं आ सकता, और 0 भी नहीं आ सकता, तो 3 नंबर्स नहीं आ सकते, तो यहाँ के लिए सिर्फ 2 ही जब बचेगा। जैसे सपोज आपने लास्ट प्लेस में 6 को रख दिया, उसके पहले में 5 को, तो ये 2 तो ले ही नहीं सकते, बचा है 3। आप 0 भी नहीं ले सकते, बिकॉज 0 से स्टार्ट करोगे तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 1 3 अलाउड है, तो पहला प्लेस 2 वेज में फिल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना, नंबर ऑफ वेज विल बी 2 × 4 × 5, तो ये हो जाएगा 40 वेज। कितने वेज में फिल होगा, 40 वेज में। बोलो दोनों समझा, हाँ सर पूरा क्लियर है पक्का। और तो नेक्स्ट पे, अ वेंडर बॉट 6 टॉफ़ी, एक एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक है, अ वेंडर बॉट 6 टॉफ़ीज़ एट ₹10 है, इसका मतलब 6 टॉफ़ीज़ एट ₹10। हाउ मेनी फॉर ₹10 मस्ट ही सेल टू गेन 20% प्रॉफिट, टू गेन 20%। बोला कि एक वेंडर ने 6 टॉफ़ी खरीदा 10 रुपये में, ये भी कमर्शियल मैथमेटिक्स का सम है, कितने 10 रुपये में कितना बेचना चाहिए टू गेन 20% प्रॉफिट। तो देखो कैसे करेंगे, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टॉफ़ीज़। सर 6 टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया। अगर 10 रुपये में 6 टॉफ़ी दे रहा है तो व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी। तो 1 अगर 10 में 6 दे रहा है तो 1 का 10/6 हो जाएगा, बराबर है। हाँ सर, इसको डिवाइड मत करना, इसको ऐसे रखो, ये आ गया। अभी आपको पूछ रहा है 10 में कितना बेचना चाहिए ताकि 20% का फ़ायदा हो। तो लेट x नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ बी सोल्ड एट ₹10 टू गेन कितना प्रॉफिट, टू गेन 20% प्रॉफिट। अब देखो कैसे करना है ध्यान से। पहले तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स टॉफ़ी क्या है सर, एक्स टॉफ़ी जो है ये भी 10 रुपये में बिक रही है। अगर एक्स टॉफ़ी 10 रुपये में बिक रहा है तो बच्चे लोग बताओ एक टॉफ़ी का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सर एक टॉफ़ी का हो जाएगा 10/x, 10/x। और इतने में बेच के ये बंदा फ़ायदा करा रहा है कि लॉस करा रहा है। सर फ़ायदा करवा रहा है 20% का, तो अभी हमें गेन परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ गेन परसेंटेज का फॉर्मूला। सर गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट या गेन भी आप बोल सकते हो, अपॉन कॉस्ट प्राइस, अपॉन क्या, कॉस्ट प्राइस इनटू कितना 100। सो गेन परसेंटेज कितना है सर, 20% का फ़ायदा रहता है 20। प्रॉफिट का फॉर्मूला सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अपॉन क्या करेंगे बच्चे लोग, कॉस्ट प्राइस इनटू कितना 100। अब देखो मैं इसको तोड़ देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ SP/CP, CP/CP तो 1 हो जाएगा,
इनटू कितना 100। हाँ सर ये भी समझा। अब देखो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो, चलो सर सेलिंग प्राइस है 10/x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना, चलो सर कॉस्ट प्राइस है 10/6 -1 और ये पूरा ब्रैकेट में इनटू कितना 100। इधर देखो चलो 10 कट जाएगा, 1/6 ऊपर जाके 6 हो जाएगा, तो ये देगा 20 इज इक्वल टू 6/x -1 इंटू कितना 100। अब एक काम करो, ये 21 और ये 25 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, चलो सर यहाँ पे बच गया 1, ये 5 इसके नीचे भेज दो, तो ये जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 6/x माइनस कितना 1। ये -1 को इधर भेज के प्लस कर दो, तो ये जाएगा 1/5 + 1 इज इक्वल टू 6/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सर ये भी 6/5 आएगा, ये भी 6/x आएगा, तो 6 उड़ गया ना, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5। तो इसका मतलब 5 टॉफ़ी अगर वो 10 रुपये में बेचेगा, क्योंकि x क्या था, नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, वही पूछा ना, देयरफॉर आपको क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 5 टॉफ़ी टू बी सोल्ड एट ₹10 टू गेन कितना परसेंट प्रॉफिट, 20%। ये समझा गया? हाँ सर ये था पूरा क्वेश्चन। बोलो क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। देखो ग्राफ के बहुत सारे सम है, ईजी है ये तो। कन्वर्टिंग इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, क्या था ये, इसका साइन हटा के इक्वल टू डाल देने का, तो 4x + 5y = 40। वापस ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स चाहिए, 0 डाल के निकालना, बिकॉज पूरा इक्वेशन पॉजिटिव है तो टेंशन है ही नहीं। तो 0 डालेंगे डायरेक्ट पॉइंट्स आ जाएगा x y को 0 डालो तो x आ जाएगा 10, क्योंकि 4 40 ना, तो x 10 हो जाएगा। अब x को 0 डालो, 5y 40, तो ये 8 आ जाएगा, बराबर। अब साइड में मैं इसका ग्राफ बना दूँ, बराबर है। इधर मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। 2 के डेल में नंबर जाता है क्या? हाँ सर, तो हम 2 वाला ही कॉन्सेप्ट से बना देंगे। आपको देखो प्रेजेंट कैसे करना है, ये जो मैं कर रहा हूँ आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट बहुत सारे कॉलेज में बोलते हैं आपको बताना पड़ेगा कि ये शेडिंग कहाँ पे होने वाला है। तो ये 2 में जाता है ना, 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी 2 4 6 8 10, साइड में स्केल लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस, ऐसा आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे ध्यान से, आपका x एक्सिस पे पॉइंट कितना है 10, y पे कितना है 8, तो ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये आपका लाइन बन गया। अब शेडिंग के लिए ना आपको जनरली इधर शो करना पड़ता है कि शेडिंग कहाँ पे होगा, तो आप क्या करोगे, इस साइड से आप कोई भी नंबर उठा सकते हो या इधर से भी। मैं जनरली इस तरफ का नंबर उठाता हूँ, तो कंसिडर सपोज मैं डालता हूँ -3,3 में पॉइंट लेता हूँ, -3,3, वो कहाँ पे आएगा, लाइन का इस तरफ आएगा ना, उसको इस इक्वेशन में डालो, तो 4 × -3 -12 एंड 5 3 क्या होता है, चलो 5 3 होता है 15 इज लेस देन और इक्वल टू कितना 40, बराबर है। 15 में से 12 गया तो 3 क्या 40 से छोटा होता है, इट इज़ ट्रू या फॉल्स, इट इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू हुआ तो तुमने पॉइंट किधर का उठाया था बच्चे लोग, इधर का, तो शेडिंग किधर आएगा, सर शेडिंग इस तरफ आएगा। तो आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसे आपको शेड करना है, आपको इस वाले पार्ट को बेसिकली शेड करना है, इस वाले को, क्योंकि आपने नंबर को इस तरफ से उठाया ना, तो इस वाले पार्ट को आप शेड कर दोगे। बोलो समझा कैसे करने का? हाँ सर, इस तरह से होता है ग्राफिकली। तो जनरली इधर का नंबर उठाने का और चेक करने का, अगर सेटिस्फाई हुआ तो इसी तरफ शेडिंग, नहीं होता तो सामने की तरफ शेडिंग कर देने का। बोलो समझा? हाँ सर ये पूरा सम क्लियर है। नेक्स्ट पे हम, नेक्स्ट इज द मीन एंड वेरिएंस आपको दिया है, मोड मीडियन, ये स्क्यूनेस का सम है, एसकेपी दिया है। अभी आपको सबसे पहले एसकेपी का वेरिएंस कितना है बच्चे लोग, सर वेरिएंस है 100। अगर वेरिएंस 100 है तो बच्चे लोग स्टैंडेशन क्या होता है, स्टैंडेशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, सो दिस विल बिकम रूट ऑफ 100। व्हाट इज 100 का स्क्वायर रूट, सर 10, तो ये 10 आ जाएगा। हाँ सर, अभी ना एसकेपी के 2 फार्मूलाज थे, अगर आपने प्रॉपर पढ़ रखा होगा तो। एसकेपी का एक फार्मूला था मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडेशन, ये फार्मूला सबने पढ़ा था। हाँ सर, तो पहले तो इसको यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ एसकेपी का वैल्यू, सर -0.3। मीन कितना है, सर मीन है 60, मोड पता नहीं, एसडी कितना है सर 10।
तो पहले 10 को इधर भेजो, 10 इंटू -0.3 विल बिकम -3 इक्वल टू 60 माइनस मोड। माइनस मोड को इधर भेज दो और ये -3 को इधर, तो यहाँ से मोड का आंसर तो बच्चे लोग आ गया कितना 63। व्हाट इज मोड का आंसर 63। बोलो ये समझ में आया? हाँ सर। अब दूसरा वाला पार्ट देखो आप कैसे करोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अगेन आपको एसकेपी का ही फॉर्मूला लिखना है। इसका दूसरा फॉर्मूला था 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन SD, ये भी एक फॉर्मूला था। हाँ सर। तो एसकेपी कितना था -0.3, इसको लिख देने का -3/10 लिख दो, ऐसा लिख दो। ये कितना है 3, मीन कितना है 60, मीडियन आपको पता नहीं है, अपॉन SD। सर SD कितना था 10, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो देखो ये 10 10 3 3 सब उड़ गया, बचा गया सर -1 इज इक्वल टू 60 माइनस क्या मीडियन। तो माइनस मीडियन इधर भेज दो, इसको यहाँ पे भेज देते हैं। यहाँ से मीडियन का आंसर कितना आएगा बच्चे लोग? मीडियन का आंसर आ जाएगा बच्चे लोग यहाँ से 61। व्हाट इज मीडियन का आंसर 61। समझा कैसे करते हैं? हाँ सर पूरा समझा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये आपको कंप्लीट द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ दिया है आपको। बेसिकली बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने बोला है। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, अभी कुछ लिखा तो नहीं है, तो आपको सबसे छोटा एज ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं एक्स में देखूँ तो एक्स में सबसे छोटा है, एक्स में देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, मुझे 225 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ना आपको ऐसा टेबल बनाना है। एक तो मैं ऐसा बना देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ध्यान से समझना, सब लोग समझेगा। यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ x और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y। तो x में बच्चे लोग सबसे छोटा नंबर क्या बोला आपने 25, तो 25, फिर हम करेंगे 26, 27, 28 और लास्ट होगा आई थिंक 29 होगा सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये आ गया x की वैल्यूज़। ऐसे ही y में देखो सबसे छोटा क्या सर, ये y है ना। अब तक 20 दिख रहा है, 19 है, 19 सबसे छोटा है। तो 19, 20, 21, 22, 23 और ये जो 2 लाइन खाली है ना, इधर का एक और उधर का एक, इधर लिखना है आपको टोटल और यहाँ पे भी क्या लिखना है टोटल। ठीक है, ये समझा? हाँ सर। अब आपको टैली मार्किंग बेसिकली तो करना है। चलो करते हैं, ध्यान से करना टैली मार्किंग। तो पहला आपको एक्स वाई दोनों देखना है, 27 21, 27 21, 27 21, मतलब पहले का टैली मार्क यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 25 20, तो 25 का 20 यहाँ पे आएगा। 28 20, तो 28 का 20 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 29 26 21, तो 26 21 यहाँ पे आएगा। 29 23, तो 29 23 लास्ट वाले में आएगा। नेक्स्ट 27 22, तो 27 22 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 28 20, तो 28 20 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 26 20, तो 26 20 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 25 19 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 25 19 अगेन रिपीट है, यहाँ पे आएगा। 27 23, तो 27 में 23 मतलब लास्ट में आएगा। 26 19, तो 26 19 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 29 23, 29 में 23 लास्ट में आएगा। 25 23, 25 में 23 मतलब यहाँ पे आएगा। 27 22, तो 27 में 22 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 26 21, 26 21, तो 26 में 21 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 25 20 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 28 22, तो 28 में 22 मतलब यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 25 23, तो 25 में 23 मतलब यहाँ पे आएगा। 27 22, तो 27 में 22 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इज 26 21, तो 26 में 21 यहाँ पे आएगा। ये आगे सारे जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप डैश कर सकते हो। यहाँ पे डैश, 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 यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश, डैश 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 डैश। अब आप क्या कर सकते हो ना, छोटा छोटा बॉक्सेस बना के आप टोटल लिख सकते हो। बहुत जगह पे अलाउड है, कुछ कुछ कॉलेज में अलाउड नहीं है, तो आप देख लेना आपके कॉलेज में कैसे करवाए। अगर अलाउड है तो यहाँ पे बॉक्सेस बना के आपको टोटल लिखना है। यहाँ पे सिर्फ है, वहाँ पे लिखो, सब जगह पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ सर। बोलो इधर कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो इसका टोटल कितना हो गया 6। 1 1 3, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो और यहाँ पे भी 1, तो ये भी हो गया 5, 2 1, तो यहाँ पे हो गया 3,
यहाँ पे कितना, सिर्फ 2, तो यहाँ पे 2। अब ऐसे भी कर लो, 2 और 1 3 हो गया, 2 1 3 2 5, यहाँ पे भी 3 और 1 4, यहाँ पे भी 3 और 1 4, यहाँ पे 2 3 2 5। अभी दोनों की तरफ से ना ग्रैंड टोटल आपका सेम आना चाहिए। ग्रैंड टोटल क्या आना चाहिए, सेम। तो आप ऐसे करो या वैसे, तो 6 + 5 11, 16 19 21 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 21। यहाँ पे 8 12 16 21, तो ये 21 ही आ रहा है। तो यही आपको टेबल पूछा था। अब इसमें मार्जिनल वगैरह पूछा नहीं है। अगर पूछा रहता मार्जिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हस्बैंड और वाइफ, तो आप करके बताना। मैं मार्जिनल चलो निकाल देता हूँ, पूछ सकते शायद, तो वो आप निकाल देता हूँ। कंडीशनल पूछा तो देख लेना, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स किसको लिया था ये लोग ने, ऑफ एज ऑफ हस्बैंड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मार्जिनल हस्बैंड का और वाइफ का। अगर हस्बैंड का पूछा है तो जब मार्जिनल पूछेगा तो एक कॉलम एक्स का बनाने का, एक कॉलम एफ ऑफ एक्स का। तो हस्बैंड का एज क्या क्या है, 25 26 27 28 29 और लास्ट में टोटल। तो देखो टोटल का आपको वैल्यूज़ क्या लेना, 25 के लिए इधर का टोटल लेना है, जो इसके कॉलम का टोटल है ना ये लेना है। तो ये नीचे वाला आएगा 655 3 2 21। तो ये हो गया इसका मार्जिनल फ्रीक्वेंसी हस्बैंड का। ऐसी सेम वे में आपको किसका करना रहता है, वाइफ का भी। तो सेम आपको इधर करना है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ वाइफ या वाइफ, जो भी लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने, वाइफ लिखा ना, वाइफ्स। तो ये ऐसे अभी यहाँ पे जो 2 कॉलम बनेगा, एक का नाम वाई और एक का नाम एफ ऑफ वाई। तो वाई के एजेस क्या है सर, 19 से 23, तो 19 20 21 22 23 और लास्ट में क्या आएगा, टोटल। इसी तरह से तो सेम इसमें भी करना है, वाई में भी। देखो अभी कैसे करेंगे इसका भी। तो अभी 19 का देखो कितना वैल्यू है सर, इसके लिए किसको देखने का, सामने वाले को। तो 35445 3 5। अगर सिर्फ टेबल पूछा तो उधर तक ही आंसर आएगा, अगर पूछा ये दोनों तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। बोलो पूरा क्वेश्चन समझा, हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लोअर क्वार्टाइल दिया 35, मीडियन दिया है 40, आपको लगा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो ढूंढो अपर क्वार्टाइल। ये ना बाउले का सम है, आपको बोला डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक ना, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है बच्चे लोग, तो आप याद रखना एस के बी का जो वैल्यू होता है ना वो 0 होता है। वो कितना होता है एस के बी का वैल्यू, 0। व्हाट इज एस के बी का फॉर्मूला, सर एस के बी का फॉर्मूला होता है Q3 + Q1 - 2Q2 अपॉन Q3 - Q1। क्या होता है फॉर्मूला, Q3 + Q1 - 2Q2 अपॉन Q3 - Q1। अभी एस के बी तो 0 है, Q3 मतलब होता है अपर क्वार्टाइल, तो अपर क्वार्टाइल तो मिसिंग है। Q1 मतलब लोअर, देखो लोअर दिया 35, 2 टाइम्स मीडियन, मीडियन दिया है 40। डिनोमिनेटर में भी क्या होगा सर, Q3 - Q1, Q1 कितना है सर, लोअर है 35। बट बच्चे लोग ये आपको पता है कि इधर जाके तो 0 ही होने वाला है, तो इसको तो 0 ही लिखेंगे। 0 विल बी इक्वल टू Q3 + 35, व्हाट इज़ 240 है बच्चे लोग 80। तो अब क्या होगा, 0 विल बी इक्वल टू Q3 व्हाट इज़ 35 - 80, सर बच्चे लोग आएगा 45, बराबर है। तो ये -45 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका जो अपर क्वार्टाइल आएगा वो कितना आएगा बच्चे लोग, 45। कितना आएगा, 45। समझा कैसे करते हैं, हाँ सर पक्का समझा। नेक्स्ट अ कार्ड इज़ ड्रॉन, कितने क्वेश्चन बाकी यार, 2 3 4 5, आई थिंक अभी भी है 6 क्वेश्चन और है, फिर ख़त्म है, चलो हो जाएगा। हाँ, a card is drawn from a pack of 52 कार्ड, what is the probability that card is either red card और कौन सा बोला है, फेस, या तो रेड होना चाहिए या तो फेस होना चाहिए। तो पहले let S denote a card is drawn from a pack of कितना कार्ड्स, 52 कार्ड्स। तो
तो एक कार्ड 52 में से अगर ड्रॉ किया तो एन ऑफ एस होएगा 52C1 एंड व्हाट इज़ 52C1 बच्चे लोग 52, तो एन ऑफ एस आपका 52 आ जाएगा। ये समझा? हाँ सर। अभी दो इवेंट है, या तो कार्ड रेड होना चाहिए या तो फेस, तो लेट ए डिनोट कार्ड इज, एक मिनट, कार्ड इज रेड कार्ड और बी डिनोट कार्ड इज फेस कार्ड। अभी कैसे आएगा? एन ऑफ ए बहुत सिंपल है, कितने रेड कार्ड होते हैं बच्चे लोग? सर रेड कार्ड होता है 26, तो ये देगा 26C1 दैट इज 26। ऐसे ही कितने फेस कार्ड्स होते हैं सर? 12, तो 12 में से एक तो 12 आ जाएगा। अब बच्चे लोग एक चीज़ ध्यान रखना, क्या कोई रेड कलर का कार्ड फेस कार्ड होता है? सर टोटल फेस कार्ड 6 होता है, उस टोटल फेस कार्ड 12 होता है, उसमें से 6 रेड कलर का होता है, तो देयर आर 6 रेड कलर, देयर आर 6 रेड कलर कौन सा कार्ड? फेस कार्ड। टोटल 12 होता है बट उसमें 6 रेड कलर का हो सकता है, तो एक इंटरसेक्शन आ गया ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? 6 में से एक तो 6C1 दैट इज 6। ये सब समझा? हाँ सर। अभी आपको यूज़ करना पड़ेगा ए और बी, मतलब ए यूनियन बी का फॉर्मूला। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भी सेम, इसका भी ऐसे ही। तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको इस तरह से लिख के द होल डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो? एन ऑफ एस लिख सकते हो। ये समझा? हाँ सर। आइए बोलो, एन ऑफ ए में कितने लोग हैं? सर 26, एन ऑफ बी में 12 और दोनों में कॉमन 6 अपॉन कितना? 52। व्हाट इज 26 प्लस 6 सर? 32, तो यह जाएगा 32 अपॉन 52। ये दोनों 4 के डल में जाता है, 4 8 जा एंड 4 13 जा। सो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आएगा वो आएगा 8/13। कितना आएगा? 8/13। तो बेसिकली आपको ये पूछा था, तो आंसर आएगा 8/13। कितना आंसर आएगा? 8/13। बोलो समझ आया? हाँ सर, पूरा समझा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैंडर्डेशन पूछा है अभी ना, इसमें एक नीचे कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पूछा था, वो क्वेश्चन गलत है, सिर्फ स्टैंडर्डेशन ढूंढना है इसका। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अभी ये कौन सा टाइप का डेटा है? दिस इज कंटिन्यूस डेटा। हाइट दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, तो हाइट को आप क्लास इंटरवल बुला सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप फ्रीक्वेंसी। ये कितना दिया है? 60 to 62, 62 to 64, 64 to 66, 66 to 68 एंड 68 to कितना? 70। ये दिया ना। फ्रीक्वेंसीज कितना है? 4, 30, 45, 15 और क्या? 6। अब सबसे पहले ढूंढने का एक्स मतलब होता है क्लास मार्क। वो कैसे मिलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 60 प्लस 62 अपॉन 2, तो ये 61 आ जाएगा। ऐसे ये 63 आएगा, फिर 65, फिर 67, फिर 69। बच्चे लोग अगर आप ये नंबर्स देखोगे और इससे जब मल्टीप्लाई, तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इस टाइप के डेटा को ना यू में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेगा? यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? एक्स माइनस ए अपॉन एच। व्हाट इज यू का फॉर्मूला? एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो इसमें से कोई भी एक नंबर अज्यूम करो, बेस्ट होता है मिडल वाला नंबर अज्यूम करेंगे, इसको ए बुलाने का। क्या बुलाने का इसको? ए। एच मतलब इनमें कितने डिफरेंस है? 2 का। तो पहला कैसे आएगा? 61 माइनस 65 दैट इज -4 अपॉन 2। तो -4 अपॉन 2 दिस विल बिकम -2। ऐसे 63 माइनस 65 सर -2 अपॉन 2 -1। अब ये कितना आएगा? 0, ये 1 और ये 2। ये समझा? अब आपको 2 कॉलम और बनाना है, आपको ढूंढना है एफ यू। क्या ढूंढना है आपको? एफ यू। तो एफ यू के लिए क्या करोगे? एफ इंटू यू। व्हाट इज 4 इंटू -2? -8। 30 इंटू -1 -30। 45 0 जा 0, 15 1 जा 15, 6 2 जा 12। फिर आपको ढूंढना है यू स्क्वायर। क्या ढूंढना है? यू स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 1 4। लास्ट में बनाएंगे एफ यू स्क्वायर। क्या बनाने का? एफ यू स्क्वायर। एफ इंटू यू स्क्वायर। 4 4 जा 16, 31 जा 30, 45 0 जा 0, 15 1 जा 15, 6 4 जा 24। ये सब समझा? हाँ सर। अभी आपको टोटल चाहिए। टोटल तो पहले एफ़ का चाहिए, तो एफ़ का ज़रा टोटल निकाल लेते हैं। एफ़ का टोटल आएगा 34 + 6 40, 55, ये 100 आ रहा है। अब एफ यू का भी टोटल चाहिए। 27 में से 30 गया तो -3 या -11 आ रहा है। एफ यू स्क्वायर का भी चाहिए। 24 + 15 इज 39, 39 + 16 55, 85 आ रहे हैं, तो ये 85 आ गया। समझा ये सब? हाँ सर। 46, हाँ बराबर।
अब आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले तो ढूंढो यू बार। क्या ढूंढेगा, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले मैं ढूंढ लेता हूँ आपको वेरिएंस ऑफ यू। व्हाट इज़ वेरिएंस ऑफ यू का फॉर्मूला बच्चे लोग? वेरिएंस ऑफ यू का फॉर्मूला होता है समेशन एफ यू स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ द होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? समेशन एफ यू स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ द होल स्क्वायर। तो समेशन एफ यू स्क्वायर बच्चे लोग कितना है? एफ यू स्क्वायर का टोटल है 85, समेशन एफ तो हम लोग ने 100 निकाला था, माइनस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ। सर समेशन एफ यू है -11 अपॉन 100 का स्क्वायर। 85 अपॉन 100 होता है 0.85 माइनस 11 का स्क्वायर 121, तो 121 अपॉन 10,000 ये बेसिकली होगा। तो क्या होगा ये सर? ये हो जाएगा 3 पॉइंट है ना, तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 121 आ जाएगा, बराबर है। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद आएगा 0.850 में से 121 गया तो कितना सर? 850 में से 121 गया तो कितना? बेसिकली ये होगा ना, तो 850 माइनस 121 ऐसे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, चलो देखो 10 में से 1 गया तो 9, ये 4 में से 2 गया तो 2, और ये हो जाएगा 629 हो जाएगा ये, नहीं 729 होगा। तो 0.729 आ रहा है हमारा वेरिएंस ऑफ क्या? यू। बट हमारा डेटा बच्चे लोग यू में था कि एक्स में था? एक्स में ना। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं? वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ यू। क्या होता है? एच का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ यू। तो व्हाट इज एच? सर हमारा एच था 2, एच कितना था? 2, हाइट 2 था ना हर एक क्लास का। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.729, 2 इंटू कितना? 0.729। तो 0.729 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो ये आएगा 1.458। ये आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स। अब आप निकाल लो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स। क्या होता है स्टैंडर्डेशन? रूट ऑफ वेरिएंस। रूट ऑफ क्या? वेरिएंस। तो वेरिएंस का जो भी आंसर है उसको रूट में लिख दो 1.458। इसका वैल्यू अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो यही आंसर तुम्हारा फाइनल आंसर है। इसको ऐसे लिख के ही छोड़ देने का। तो रूट ऑफ 1.548 आपका आंसर है। बोलो समझ आया पूरा? यस सर। नेक्स्ट आओ। एच का स्क्वायर था ना बच्चे लोग, सॉरी मैंने गलती किया। एच बच्चे लोग 2 नहीं था, एच क्या था? एच 2 था, तो 2 का स्क्वायर होएगा ना, तो ये 4 इंटू 0.729 आएगा। सॉरी माई मिस्टेक। तो 729 इंटू 4 आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 9 से 36, 3 के ऊपर 11, 1 के ऊपर 29, तो ये हो जाएगा 0.2916, मतलब 2.916 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2.916 आंसर आएगा इसका। समझा पूरा? यस सर। इसका वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में तो सब्स्टिट्यूट करने का, नहीं दिया तो ऐसे ही छोड़ देने का। और नेक्स्ट पे, चेतन परचेस्ड फर्नीचर फॉर हिज होम एट 5,12,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, 3 साल के बाद का वैल्यू पूछा है। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। पहले ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट दिया है क्या? हाँ सर। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट को हम वी बुलाते हैं। ये दिया ₹5,12,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है क्या? दिया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, मतलब ये आर है, ये आपको दिया है 12.5%। ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर आफ्टर 3 ईयर्स पूछा है। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, V इज इक्वल टू, सॉरी PV, प्रेजेंट वैल्यू में ढूंढना है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू V ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 रेस टू कितना N, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो V है 5,12,000, ये कैसे निकालोगे? 1 माइनस रेट कितना है बच्चे लोग? 12.5 अपॉन कितना? 100 रेस टू N, N कितना? 3 साल के बाद का, तो रेस टू 3 करने का। तो ये देगा 5,12,000, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 100 में से 12.5 गया तो ये आ जाएगा 87.5 अपॉन 100 द होल क्यूब, अपॉन 100 द क्या? होल क्यूब। इसका थोड़ा सा आपको ना कैलकुलेशन करना है, मैं समझा दो। देखो 5,12,000 को आप कुछ मत करो, 87.5 अपॉन 100 का क्यूब का मतलब होता है 87.5 अपॉन 100 इंटू 87.5 अपॉन 100 इंटू 87.5 अपॉन 100। आपको ऐसे लिखना है बेसिकली इसको। ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते हो। 2 0 इधर का उड़ाओ, 1 0 इधर का उड़ाओ, बचेगा 512
ये 87.5 को लिख देना 875/10, इसका भी 875/10, बट नीचे एक और ज़ीरो है तो 100 हो जाएगा, और ये 875/10, नीचे पहले से 100 होते 1000 हो जाएगा। अब खाली आप इसको सॉल्व कर लेना, तो पहले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, फिर सिंप्लीफाई करना, तो ईजिली होएगा। तो आपको क्या करना है, 512 को 875 से मल्टीप्लाई, फिर से 875 से 512 को 875 से मल्टीप्लाई, इतना बड़ा कैलकुलेशन आना नहीं चाहिए, फिर से 875 से मल्टीप्लाई, फिर से 875 से, और फिर इसको करना है डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 1000। तो ये आता है 3,43,000। कितना आता है, 3,43,000 आपका आता है प्रेजेंट वैल्यू। तो 3 साल के बाद जो असेट 5,12,000 का था, वो 3 साल के बाद आ जाएगा 3,43,000। बोलो समझ आया? हाँ सर, थोड़ा कैलकुलेशन है वो आपको करना ही पड़ेगा। अ बैग कंटेन 10 वाइट बॉल्स एंड 15 ब्लैक बॉल्स, 2 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज वाइट, सेकंड इज ब्लैक? सेकंड बोला है 1 इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक। तो देखो पहला वाला कैसे करोगे, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक। तो इसमें मेंशन किया पहला वाइट होना चाहिए, दूसरा ब्लैक। तो मुझे बताओ चलो, वाइट के कितने बॉल्स हैं हमारे पास? सिर्फ वाइट के आपके पास 10 बॉल्स है, और टोटल बॉल कितना है, 10 + 15 25। तो ये हो गया 10/25 वाइट का प्रोबेबिलिटी, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड इज ब्लैक, सर ब्लैक कितना है, 15। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो नीचे आप 25 नहीं लिखोगे, नीचे कितना लिखोगे, 24, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। तो जो एक बॉल इधर निकाल लिया वो यहाँ पे नहीं ले सकते। तो इसको लिखने का बेहतर तरीका क्या है, ऐसे लिखने का 10C1/25C1 इंटू 15C1/24C1। What is 10C1 sir? 10/25 इंटू 15/24। ये समझा? हाँ सर। दिस इज 5 2s 5 5s 5 1s 5 3s, तो 2 3s 6 6/24 इज 1/4। तो पहले लेकर आंसर आएगा बच्चे लोग 1/4। ये समझा? हाँ सर। अभी सेकंड वाला सुनो। सेकंड में बोला है 1 इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक। बोला है एक वाइट रहना चाहिए और एक ब्लैक, बट ये नहीं बोला है कि पहला वाइट रहेगा कि दूसरा, है ना। तो यहाँ पे ना बच्चे लोग 2 केस आएगा। कितना केस आएगा? 2 केसेस। यहाँ पे देखो 2 केस बन सकता है, केस ए और केस बी। केस ए क्या? फर्स्ट वाइट, सेकंड ब्लैक, और केस बी क्या? फर्स्ट ब्लैक और सेकंड क्या? वाइट। समझा क्या? क्योंकि मेंशन ही नहीं किया ना पोजीशन किसका क्या है, तो ऐसा होएगा। तो पहला वाइट दूसरा ब्लैक, मतलब ये सेम ही आंसर आएगा 10C1, मतलब अभी ऐसा लिख रहा हूँ समझ जाना, 10/25 इंटू 15/24। और का मतलब मैथ्स में होता है प्लस। अब दूसरा केस, पहला ब्लैक, तो ब्लैक 15 था, टोटल बॉल 25, इंटू वाइट कितना था 10, बट नीचे कितना होगा 24। समझा ना। अब देखो इसका आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है 1/4 है, और बच्चा बाजू वाला नंबर भी तो सेम ही है ना, इसी का तो अपोजिट है बाजू वाला, तो ये भी 1/4 आएगा। व्हाट इज 1/4 प्लस 1/4? 2/4, एंड 2/4 का मतलब क्या होता है? हाफ। तो सेकंड का आंसर हाफ आएगा। कितना आएगा? हाफ, 50%। बोलो समझा दोनों केस? हाँ सर। नेक्स्ट आओ। इसका ग्राफ बनाने बोला है, 2 ही चीज़ है, ये तो इनइक्वेशन होता है, ये तो नॉन नेगेटिव होता है, इसका कुछ मतलब होता नहीं है। तो फिर से क्या लिखनी है? कन्वर्टिंग इनइक्वेशंस इनटू इक्वेशंस। तो एक हो जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 8, एक हो जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 8। अभी दोनों का सेम तरीके से ऐसा बनाने का, ये तो अभी आपको आ चुका रहेगा, और इजी चैप्टर है, 12th में भी ये चैप्टर है। तो x y y को पहले 0 डालो, x 8 आ जाएगा, x को 0 डालो, y 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी y को 0 डालो, x 4 आ जाएगा, x को 0 डालो, y 8 आ जाएगा। ये समझ गया? हाँ सर। अब ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाओगे सर? ग्राफ क्या है, हमें सब आता है, अभी ऐसे बनाएंगे ग्राफ, और क्या।
तो ऐसे बनाएंगे, बहुत बड़ा बन गया ना, छोटा थोड़ा। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपको दिख रहा है सारे नंबर 2 के डबल के, तो 2 4 6 8, यहाँ पे भी 2 4 6, थोड़ा ऊपर ऊपर ले लूँ क्या पॉइंट्स, 2 4 6 और 8, ठीक है चलेगा। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 8 और 4, तो x का 8 y का 4, तो ये बन जाएगा पहला वाली का लाइन। तो क्या फर्स्ट लाइन, इसका आपको नाम लिखना पड़ेगा, नाम है इसका x + 2y = 8। अब दूसरा लेगा क्या है सर, 4 और 8, x में 4 और y में 8, तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये भी बन गया, देखो दूसरा लाइन, इसका नाम क्या है सर, 2x + y = 8। अब दोनों का साइन देखो सर, पहले वाले का भी लेस देन था, लेस देन मतलब बच्चे लोग कौन सा साइड, ओरिजिन साइड। दूसरे वाले का भी लेस देन था, तो ये भी ओरिजिन साइड, तो दोनों का ओरिजिन साइड ही आने वाला है। तो ओरिजिन मतलब डाउनवर्ड, तो इसका भी डाउनवर्ड, इसका भी डाउनवर्ड, तो दोनों मिलेंगे किधर सर, ये वाले रीजन में, तो इसको आपको शेड कर देना है। तो इससे आप शेड करोगे ये वाले पार्ट को, देखो तो ये आपका फिजिबल रीजन आएगा, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चे लोग, ये वाला जो पार्ट है ये आपका फिजिबल रीजन आएगा। अब इसको नेमिंग करना है, तो एक पॉइंट ओ है, एक ये है, एक ये और एक ये है, तो ओ, इसको 4 को मैं ए बुला लेता हूँ, ये बी और ये सी, तो इसका नाम होएगा ओ ए। मैं इधर स्केल पहले लिख देता हूँ, स्केल आएगा 1 सेंटीमीटर का, कितना यूनिट्स लिया, 2 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, ये स्केल हो गया। और अब आपको इसका नेमिंग लिखना है, तो नेमिंग क्या आएगा, ओ इधर से चालू करेंगे, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ इज़ द फिजिबल, ये कवर्ड है कि अनकवर्ड है सर, कवर्ड है ना, द फिजिबल बाउंडेड रीजन, ये इसका नाम आएगा। बोलो समझा पूरा, यस सर। आ जाओ लास्ट सम पे, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। अब काई स्क्वायर में जो टेबल दिया रहता है ना, ये वाले को हम बोलते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ऑब्जर्व। तो ये है बच्चे लोग आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको बोलने का O11। ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसे O12। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसे 21, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसे 22। और आपको ना टोटल भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको पहले फटाफट बना देते हैं, फिर हम कर सकते हैं अच्छे से। चलो इसको बना ही डालते हैं, 1 2 3 ऐसे होएगा। ये क्या है, ये पास्ड इन, मैं खाली फर्स्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूँ, समझ जाना, फर्स्ट सेकंड। यहाँ पे मेन का M, वुमेन का W, यहाँ पे भी टोटल और यहाँ पे भी टोटल, ठीक है। देखो अभी कैसे करना रहता है, ध्यान से। ये तो दिया है 32, ये 8, ये 28, ये 12। अब इसका टोटल लेने का, ये भी 40, ये भी 40, 40 40 80, ऐसे भी करेंगे। 32 + 28 इज 60, ये 20। अब इन सब का नाम होता है, ये होता है बच्चे लोग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। O11 ये सेकेंड रो फर्स्ट है तो 21, ये O12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये O22। इसे हम बुलाते हैं बच्चे लोग रो 1 का, ये फर्स्ट कॉलम का टोटल है, तो ये C1, ये C2, ये R1, ये R2, और ये ग्रैंड टोटल इसे हम N बुलाते हैं। ये सब पहले लिख देने का। अब आपको ढूंढना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। कौन सा फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बुलाते हैं EIJ। क्या बुलाते हैं, EIJ। EIJ का फॉर्मूला होता है RI × CJ अपॉन N, मतलब टोटल ऑफ रो इंटू टोटल ऑफ कॉलम डिवाइड बाय N, टोटल ऑफ रो इंटू टोटल ऑफ कॉलम डिवाइड बाय N। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। अब ढूंढना है, 4 निकलेगा, टोटल कितना निकलेगा, 4। तो एक का नाम होगा E11, एक का नाम E12, एक का नाम E21 और एक का नाम E22, ठीक है। थोड़ा स्पेस अपन ढूंढ लेते हैं अच्छे। चलो पहले E11 ढूंढते हैं, क्या आएगा सर, R1। E11 मतलब यहाँ पे देगा R1 × C1 अपॉन N, तो रो 1 का टोटल इंटू कॉलम 1 का टोटल, तो ये देगा 60 × 40 डिवाइड बाय N, वो था 80। तो इसको अगर आप करोगे तो ये 30 आएगा आपको। ऐसे ढूंढ लेने का E12, तो E12 क्या आएगा सर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये देगा 60
इंटू 40 डिवाइड बाई 80, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग, ये भी सेम ही आएगा, 60 इंटू 40 है ना नीचे का, तो ये सेम ही आएगा 30। अब E21 के लिए सेकेंड रो का टोटल, सर सेकेंड रो 20 इंटू फर्स्ट कॉलम वो 40 है अपॉन क्या 80, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग 10। और ऐसे ही E22 ये भी सेम ही आएगा, E22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 80, ये भी कितना आएगा 10 आएगा। अब क्या करना ना, बाजू बाजू में लिखना ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड, तो O11 O12 O21 O22, बोलो O11 कितना है सर, फर्स्ट वाले को ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 32, O12 है 28, O21 है 8 और ये है 12। एक्सपेक्टेड बाजू में E11 E12 E21 E22 ऐसे लिखने का। व्हाट इज़ E11 30, E12 30, ये 10 और ये 10। अब काई का फॉर्मूला क्या होता है, काई का फॉर्मूला का पहले सिंबल देखो, ऐसे लिखना रहता है, एक मिनट, ऐसे काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ OIJ माइनस EIJ का स्क्वायर अपॉन EIJ। क्या होता है फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। OIJ माइनस EIJ का स्क्वायर अपॉन EIJ। तो कैसे निकालेंगे देखो ज़रा ध्यान से आप समझो। तो पहले वाले का देखो कैसे करोगे, यहाँ से ही करेंगे, 32 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू सर 30, प्लस बाजू वाला सर 28 माइनस 30 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन ये कितना बच्चे लोग 30 एक्सपेक्टेड। थर्ड वाले का सर 8 माइनस 10 सर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 10, और ये भी सर 12 माइनस 10 मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन कितना 10, ये समझा। सबका ऊपर का वैल्यू देखो सेम है, ये हो जाएगा 4/30, ये भी हो जाएगा 4/30, ये भी हो जाएगा 4/10 और ये भी हो जाएगा 4/10। नाउ 30 सबको आप 30 बना दो। सो सबको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबका नीचे का नंबर कितना हम बनाएंगे 30 बनाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले वाले के नीचे 30 है तो ये 4 ही रहेगा, सेकंड वाले के नीचे 30 ये भी 4 ही रहेगा, थर्ड वाले को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, लास्ट वाले को भी 12, तो 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 8, तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा बेसिकली 32/30। क्या हो जाएगा 32/30, दैट इज इक्वल टू 1.31 सा 30, 2 बचेगा, 2 नहीं जाता तो 20, तो 1.06 अप्रॉक्स आएगा इसका आंसर। तो इस काई स्क्वायर का वैल्यू 1.06 अप्रॉक्स। बोलो कैसे करते हैं, समझा? हाँ सर पूरा समझा। यही होता है ना, एक बार फॉर्मूला मुझे चेक करने दो, मुझे याद नहीं आ रहा है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला आई थिंक सेम ही है। OIJ माइनस EIJ बराबर क्या है, तो ऐसे ही करना है, समझे पूरा। तो इस तरह से आपका पूरा मैथ्स 2 का भी जो पेपर 2 था उसके भी मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। सो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना, एक एक सम सॉल्व करना, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है। प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, उनका भी हेल्प होगा एंड आपका भी। एंड डू प्रैक्टिस वेल, एंड बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर and do well, and please do share, it will help me.